Good morning. Just confirm me. Is it audible? Yes. Yes. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Just ये बताओ लास्ट क्लास में कितना हुआ था? मैम राउल्स लॉ डाउट्स हैं अभी की क्लास के बाद। हाँ बोलो। डाउट्स हैं मैम अभी पूछूंगी क्लास के बाद। क्लास के बाद कर लेते हैं। बोलो क्या डाउट्स है पहले। तुमने जो 2 भेजे हैं शायद किसी ने वही है। पता नहीं मैम, मैंने तो ज्यादा भेजे हैं। हाँ देखो मैंने तो इक्विवेलेंट दो से वेट वाला जो तुम्हारा डाउट है आई थिंक तुम्हारा ही था। यस मैम। ठीक है वो तो अभी हम करेंगे नहीं, हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो अभी ये 12th वाला थोड़ा सा कर लेते हैं। वो लेने में मना नहीं कर रही बट टाइम चाहिए मुझे थोड़ा सा उसके लिए। ओके ओके हम लोगों ने क्या किया था लास्ट क्लास में कि मुझे बिल्कुल याद नहीं आ रहा है, तो मुझे थोड़ा सा क्लैरिटी दे मैम दो। राउल्स लॉ के हम लोग ने कर लिया था राउल्स लॉ का मैम, मतलब बेसिक डेरिवेशन की फॉर्मूला क्या होता है और एक क्वेश्चन। अच्छा ठीक है, चलो हम लोग पहले राउल्स लॉ ही कर लेते हैं। तो तुम्हें ये तो समझ में आया ना, इस चैप्टर में हम लोग क्या करने वाले हैं, सॉल्यूशंस के बारे में बात करने वाले हैं। यहाँ पर जो भी सॉल्यूशंस होंगे वो कैसे सॉल्यूशन होंगे, बाइनरी सॉल्यूशन होंगे। इज इट फाइन? बाइनरी मतलब 2 ही कंपोनेंट होंगे, ठीक है। अब बाइनरी सॉल्यूशन बहुत तरीके के हो सकते हैं, जैसे गैस, डिसॉल्व्ड इन लिक्विड, वो तुम कर ही चुके हो। व्हाट इज अ सॉल्यूशन? जहाँ पे सॉल्वेंट क्या होता है, मतलब सॉल्यूशन वैसे तो कुछ भी हो सकता है बट जनरली हम लोग सॉल्यूशन किसको बोलते हैं जब हमारा सॉल्वेंट किस फेज में एग्जिस्ट करता है, लिक्विड फेज में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो हम इसका गैस एंड लिक्विड कर चुके हैं। फिर अगर हमारे पास एक कॉम्बिनेशन बनता है जिसमें हमारा जो सॉल्वेंट है वो भी वॉलेटाइल हो, मतलब वो भी वेपर प्रेशर जनरेट कर रहा हो, वॉलेटाइल सॉल्यूट हो, और हमारा जो सॉल्वेंट हो वो भी वॉलेटाइल हो, ठीक है। जनरली ऐसा क्या कब होता है, जब हमारा लिक्विड लिक्विड का कॉम्बिनेशन बनता है। इसको मतलब साइंटिफिक लैंग्वेज में बोले तो ये, और कॉमन मैथ्स लैंग्वेज में बोले तो लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन जो होता है, ऐसा सॉल्यूशन क्या फॉलो करता है, राउल्स लॉ। अब क्लियर है। और उसके बाद अपने को इसका एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द चैप्टर है, जब हमारा सॉल्यूट कैसा हो, नॉन वॉलेटाइल, मतलब वो कोई वेपर्स नहीं जनरेट करेगा, प्लस वॉलेटाइल सॉल्वेंट हो, ओके। तो जैसा ये कब हो सकता है, कॉमन मैन की लैंग्वेज में बोलेंगे ये कब पॉसिबल होगा, व्हेन सॉलिड इज डिसॉल्व्ड इन लिक्विड। इसकी जो प्रॉपर्टीज होती है इसको हम लोग पढ़ते हैं अंडर द हेडिंग ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो ये 2 पार्ट्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बट जो क्वेश्चंस होते हैं ना वो बिल्कुल डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड होंगे, जैसे काइनेटिक्स से भी इजी चैप्टर है। और सबसे बड़ी बात क्या है ना, सबसे बड़ी बात यह है कि इसका +4, इसका एक क्वेश्चन तुम पक्का से, गारंटी है कि जेई मेंस में आएगा ही आएगा। तो मतलब थोड़ा सा अभी मेरा जो इंक्लिनेशन है ना वो इसके ऊपर है कि हमारे वेटेज के हिसाब से, मतलब थोड़ा सा स्ट्रैटेजिक हम लोग हो जा रहे हैं। वेटेज के हिसाब से जो चैप्टर्स है ना, जो इजी भी हैं और जिनका वेटेज भी है एग्जाम में, इसका एक क्वेश्चन फॉर श्योर है। मतलब एक तरीके से तुम बोल सकते हो +4 मार्क्स तो मेरे बिल्कुल श्योर है, क्योंकि ये चैप्टर बहुत ईजी है, डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। तुम देखा ही होगा छोटा छोटा फॉर्मूलाज थे, ठीक है। कोई मिक्सिंग, कोई वो नहीं, कोई मतलब ज्यादा इसमें डिफिकल्टी आ ही नहीं सकती है, कर ही नहीं सकते हैं वो लोग कंस्ट्रेंट में है। तो ये हमारे फिक्स मार्क्स है। तो अभी जो मेरा कह सकते हो पूरा फोकस है ना वो उन चैप्टर्स में है जिससे हमारी इजीली मार्क्स ला सकते हैं, ताकि हम लोग एटलीस्ट 200 लायक बन जाए। फिर हम लोग रैंक एनहांसमेंट पे, हमारे पास सितंबर के बाद पूरा टाइम पड़ा हुआ है जिसमें हम लोग रैंक एनहांसमेंट पे वर्कआउट करेंगे। तो ये भी उन चैप्टर्स में से एक चैप्टर है जिसमें से फ्री के मार्क्स रखे हैं। अगर तुमने इसको धीरे से बहुत अच्छे से स्टडी कर लिया, 3-4 फॉर्मूलाज है, बस उसी के आसपास ये पूरा चैप्टर घूमता रहता है, ओके। सो देखो राउल्स लॉ में हम लोगों ने क्या किया था कि जो एक लिक्विड होता है, प्योर लिक्विड, वो कुछ ना कुछ वेपर्स जनरेट करता है। व्हाई डज इट जनरेट वेपर्स? ड्यू टू विच प्रोसेस? इवेपोरेशन। तो इवेपोरेट करता ही करता है, बिकॉज इवेपोरेशन हैपेंस एट ऑल टेम्परेचर। वेपर प्रेशर ऑफ ये। जब भी हम नॉट लगाते हैं तो एनसीईआरटी का ही नोटेशन या स्कूल बुक्स, जो स्टैंडर्ड स्कूल बुक्स है उनका जो नोटेशन है वही मैं कॉपी कर रही हूँ, ताकि तुम जब बोर्ड्स के लिए स्टडी करो चाहे इसके लिए स्टडी करो तुम्हें ट्रबल नहीं आना चाहिए। तो आई एम ट्राइंग टू फॉलो द स्कूल वाला ही नोटेशन। तो जनरली बुक्स में नॉट रिप्रेजेंट्स प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। पीबी नॉट रिप्रेजेंट्स
वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड, प्रेशर ऑफ ये प्योर ए, लिक्विड यस, बी। नॉट जहां जहां आएगा वो इसके लिए रिप्रेजेंट करेगा। पी ए का मतलब क्या होगा, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड ए इन दी मिक्सचर, प्योर नहीं है अब, इन दी सॉल्यूशन। एंड सिमिलरली पीबी भी समझ जाओगे ना क्या है, यस मैम। Yes, ma'am. PB will Yes, be ma'am. also pure vapor pressure of liquid B in the solution, ठीक है। अब उसके बाद में क्या है, जनरली बुक्स यूज करती हैं X से, तो जब हम सॉल्यूशन बनाएंगे तो हम लिक्विड फेज को पकड़ सकते हैं या मतलब उसके कॉम्पोजिशन को वैरी कर सकते हैं, या फिर गैशियस फेज के कॉम्पोजिशन को वैरी कर सकते हैं। लिक्विड फेस वाले पे। तो X जो Liquid. होता है, ज्यादातर स्टैंडर्ड बुक्स रिप्रेजेंट करती है मोल फ्रैक्शन ऑफ A in the liquid phase, and XB क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ B in liquid phase। जनरली बुक्स यही फॉलो करती है। एंड फिर एक और नोटेशन आता है जिसको हम बोलते हैं YA, दैट इज रिप्रेजेंटिंग, ज्यादातर बुक्स इसको रिप्रेजेंट करती है मोल फ्रैक्शन ऑफ B, गैसियस फेज। गैसियस फेस। yes, in A in vapor phase, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन में ना लिखा है कि 4 moles of liquid A are taken, तो वो कौन से फेज के होंगे? अगर उन्होंने नहीं से बोला कि लिक्विड फेज है या गैसियस फेज है, तो जनरली बाय डिफॉल्ट कौन से फेज के होंगे? ले लेंगे लिक्विड। हाँ, क्योंकि हम उनको गवर्न कर सकते हैं, ठीक है। टेकन मतलब वी कैन गवर्न दैट। तो राउल्ट्स लॉ क्या बोलता है, वो कुछ नहीं है, ये कह सकते हो डाल्टन्स लॉ का एक्सटेंशन है। तो क्या हो जाएगा, जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा कि कितना मोल्स हमने ए डाला है एंड उसका वेपर प्रेशर कितना है। सिमिलरली पार्शियल प्रेशर ऑफ बी विल रिप्रेजेंट ऑन व्हाट, कितना मोल्स बी का डाला है और उसका प्योर में वेपर प्रेशर कितना है। तो P टोटल कैसे हो जाएगा, what will be P total? PB। Yes, and that will be XA PA naught plus XB PB naught। बस ये फॉर्मूला हम लोगों ने लास्ट क्लास में किया होगा और इसके स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन तुम्हारे पास आने वाले हैं। किया था? यस मैम। यस मैम। तो Yes, एक क्वेश्चन तो तुम्हारा स्ट्रेट फॉरवर्ड इसी से ही पूछ लिया जाएगा। ओके, देन कमिंग टू दी, दो कभी कभी बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में ऐसा आता है, बट कभी कभी आ जाता है, दे कैन आस्क यू व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए इन वेपर फेज, तो वो हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे ऐसे, एंड दैट विल बी हाउ मच अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ, isn't it like this? P upon Yes. And similarly, what will be the mole fraction of B component on vapor phase? That is partial pressure of B upon total pressure। बस ये ही दो फॉर्मूलाज पूरे चैप्टर में रहेंगे जिसके बेसिस पे, देखो इसमें कुछ वेरिएशन, कुछ चेंजेस नहीं कर सकते हैं वो लोग, बस क्वेश्चन को केयरफुली पढ़ना है कि लिक्विड फेज पूछ रहे हैं, वेपर फेज पूछ रहे हैं, ताकि कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं आने वाली है इस चैप्टर, इस क्वेश्चन में। कैन यू चेक इट ऑन योर ओन? बट इसका क्वेश्चन बहुत आता है 30% टाइम्स। जब भी कॉलिगेटिव का क्वेश्चन आया है, मतलब रेस्ट 60 to 70% बोल सकते हो कॉलिगेटिव से आया है, बट सॉल्यूशंस में जब भी क्वेश्चन आया है तो इससे 30% टाइम्स आया है। इसका वेटेज बहुत ज्यादा है और तुम देख ही रहे हो ये बहुत इजी है। ओके, देन अकॉर्डिंग टू दिस थिंग द सॉल्यूशंस आर क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज। ओके, जो भी हमारे ये वॉलेटाइल के जो सॉल्यूशन बनते हैं, लिक्विड सॉल्यूशन बनते हैं, इनको 2 कैटेगरीज में हम लोग डिवाइड करते हैं, ठीक है। मैं मतलब इधर कर देती हूँ ब्रॉडली क्लासिफिकेशन। सॉल्यूशंस दे आर ऑफ 2 कैटेगरीज। ये कराया था आइडियल एंड नॉन आइडियल, नहीं स्टार्ट हुआ होगा शायद, हम ये नहीं कराया। अच्छा, बस अब तुम्हारा क्लास, जो नया क्लास है वो स्टार्ट हो गया है। यहाँ से देखो, बाकी एक क्विक रिविजन था, रिविजन में कोई दिक्कत हो रही है? नो मैम। No, ma'am. So there is one ideal solution and one non-ideal solution. Now what is an ideal solution? जो हमारे obvious सी बात है, ideal जैसे ideal gas law क्या था, जो हमारी equation को हमेशा follow करे। So कुछ solution ऐसे होते हैं जो हमारे जो Raoult's law की equation है ना, that P total is equal to this and this, ये हमेशा follow करते हैं, तो उनको हम बोलते हैं ideal solutions। So solutions which follow Raoult's law, they are called as ideal solution। and ये क्या हो जाते हैं, they do not follow Raoult's law, do not follow Raoult's law, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है, जो आइडियल सॉल्यूशन होते हैं
वहां पर क्या होता है, V final क्या होती है, it is equal to V1 plus V2, that is V initial. So there is no change in volume, मतलब V डेल्टा V क्या मतलब होता है, V final minus V initial, it is equal to 0. What does this tell you? That अगर कोई चेंज इन वॉल्यूम नहीं आई पहले और फाइनल की सेम रही, इसका मतलब क्या हो गया, there is no contraction and no expansion on mixing, isn't it denoting? बोलो, अगर जीरो Yes, आ रहा है ma'am. कि मतलब कोई कॉन्ट्रैक्शन भी नहीं हुआ और कोई एक्सपेंशन भी नहीं हुआ. कैन यू फॉलो दिस मच? Yes, ma'am. Yes, ma'am. On mixing it is coming zero, that means there is no contraction and no expansion. अब देखो नॉन आइडियल में क्या प्रॉब्लम आती है. There are two types of non ideal solution, one which is showing negative deviation, okay, and then one which is showing positive deviation. Can you get it? पॉजिटिव डेविएशन, ठीक है, अभी तो कुछ समझ नहीं आएगा. तो नेगेटिव डेविएशन का मतलब क्या हो गया, नेगेटिव डेविएशन का मतलब है जिसका जब हम डेल्टा वी जब हम मिक्स कर देते हैं तो चेंज इन वॉल्यूम नेगेटिव आती है. लेस देन जीरो का मतलब क्या हो गया, नेगेटिव आती है. नेगेटिव का मतलब क्या हो गया, कब आएगी, वी फाइनल. Contraction हुआ है. हाँ, वी फाइनल इज बिकमिंग लेस देन वी इनिशियल. कैन यू गेट इट? Yes, ma'am. और V इनिशियल का मतलब क्या हो गया, इट इज कमिंग लेस देन V1 प्लस V2. तो ये कब होगा, व्हेन इज दिस गोइंग टू हैपन? contraction. यस, और मतलब contraction. उनके बीच में कुछ ऐसी चीज जनरेट हुई है जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्शंस आ गए. और ये चीज क्या होती है, ये तुम्हें अभी मैं जब एग्जांपल समझाऊंगी तो आई विल टेल यू. इट इज ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग. इफ आई गो फॉर अ बॉन्ड, व्हाट विल हैपन, मोर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस विल इंक्रीज एंड वॉल्यूम विल डिक्रीज और नॉट. Yes, उसमें ma'am. फ्रेंडशिप हो गई तो तुमने क्या किया, जो 4 सीटर रूम था उसमें 5 लोग जाके बैठ गए, तो कॉन्ट्रैक्शंस होंगे कि नहीं. Yes, ma'am. तो ये जो डेविएशन आ रहा है इसका कल्प्रिट कौन है, Hydrogen bonding. yes, the culprit is going to be hydrogen bonding. Okay, similarly now I am not going to tell you, you people are going to tell me what will happen in case of positive deviation. Delta V is greater than 0. Delta Expansion. V of the mixture will become greater than 0, मतलब ये पॉजिटिव हो जाएगा. कब होगा पॉजिटिव, मगर expansion हो जाए. ये हो जाए. एंड ये कब होता है, जब क्या हो जाए, Repulsion. एक्सपेंशन क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग टूटेगी. ओके, अभी मैं तुमको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है. जस्ट मैं ब्रीफली बता रही हूँ ताकि तुम्हारा माइंड थोड़ा अवेक हो जाए, रिवाइज कर लो मेंटली. हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है. अब सिमिलरली यहाँ क्या होता है, डेल्टा एच ऑफ द मिक्सचर फॉर आइडियल सॉल्यूशन इट विल बी 0. फॉर नेगेटिव डेविएशन टेल मी योरसेल्फ, व्हाट विल इट बी. Come on, tell me yourself, what will be delta H of negative deviation and positive deviation? Negative and positive deviation का positive. Negative में less than 0. So delta H is equal to 0 means what? No energy is evolved or absorbed. Is evolved or absorbed, isn't it? Yes, ma'am. ठीक है. यहाँ पर क्या होगा, नेगेटिव डेविएशन, इट इज एन नेगेटिव मतलब इट इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस. Exothermic reaction. और एक्सोथर्मिक कब होता है, जब बॉन्ड बनते हैं या टूटते हैं, बन रहे होते हैं बन रहा है. सो हियर व्हाट विल हैपन, व्हाई इट इज एक्सोथर्मिक, बिकॉज हाइड्रोजन बॉन्ड इज formed between two different A and B, formed between A and B, component A and B, and you know bond formation is an exothermic process. Yes, So ma'am. अब समझ में आया क्यों हुआ, energy is evolved. Okay, and that is why it is becoming exothermic. अब ये कैसा होगा, when it is positive, what is it the process, Endothermic. endothermic. मतलब यहाँ पे क्या हुआ होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड इज Yes. ब्रोकन. तो मतलब क्या हो सकता है, कंपोनेंट ए में या तो हाइड्रोजन बॉन्ड था और उसको हमने तोड़ दिया, उसको हमने तोड़ दिया, ठीक है. तो इसकी वजह से ये हो गया, जब हमने मिक्सिंग करी तो उसकी वजह से हमारा बॉन्ड टूट गया. सो नाउ देयर विल बी एनर्जी इज, बॉन्ड तोड़ने में क्या करना पड़ता है, एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है. हाँ, अब्सॉर्ब, इसीलिए एंडोथर्मिक. कैन यू फॉलो दिस, कैन यू Yes, फॉलो दिस.
अब ये देखो यहाँ पर क्या होगा, रॉल्स लॉ फॉलो कर रहा है, मतलब इट विल बी व्हाट, इट विल बी पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। नेगेटिव डेविएशन का मतलब क्या होगा, P final will be less than this and this, and why it is coming less, बिकॉज हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई ना, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया, तो वेपर्स में जल्दी कन्वर्ट नहीं हो पाएगा ना, रेट ऑफ इवेपोरेशन कम हो जाएगा कि नहीं। यस मैम, नॉन वॉलेटाइल टाइप हो जाएगा। हाँ, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, इट विल बिकम ग्रेटर देन दिस। ठीक है, अब तुम्हें शायद ऐसे नहीं क्लियर हो रहा होगा, तो मैं तुम्हें एग्जाम्पल से समझाती हूँ, तो तुम्हारा इसको ज्यादा बेटर क्लियर होगा। तो एग्जाम्पल के लिए देखो, एग्जाम्पल क्योंकि पेन एंड पेपर पे हम एग्जाम्पल्स को नहीं प्रिडिक्ट कर सकते कि वो हमारे कैसे होंगे, तो उसके लिए सिर्फ वही एग्जाम्पल्स याद रखने हैं जो हमारे को एनसीईआरटी में दिए हैं, उसके अलावा नहीं याद रखना है। कैन यू फॉलो, कैन यू Yes, फॉलो ma'am. दिस? ठीक है, क्योंकि हम पेन एंड पेपर पे प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, तो ज्यादा देर एग्जाम्पल पे क्या ये होगा क्या नहीं होगा वो नहीं सोचना है, सिर्फ उन्हीं बुक्स में एग्जाम्पल्स में देखना है। मतलब एनसीईआरटी का मतलब होता है स्कूल बुक में जो दिए हैं, बस उन्हीं से पूछा जाएगा। ओके, उसके बियॉन्ड वो नहीं जाएंगे। सो लाइक फॉर एग्जाम्पल, आई टेक अ मिक्सचर ऑफ एन हेक्सेन एंड एन हेप्टेन। ठीक है, नाउ एन हेक्सेन एंड एन हेप्टेन, आर दे सिमिलर इन साइज? Tell me approximately, are they similar in size? Tell me size, shape, are they similar in shape and size approximately? Yes, ma'am. ठीक है, अब पहले क्या होगा, पहले सपोजिंग एन हेक्सेन और एन हेक्सेन के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, सिमिलरली एन हेप्टेन और एन हेप्टेन के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, जो कि कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, ऑब्वियसली इट इज गोइंग टू बी वैन डर वाल फोर्सेस। लाइक पार्टिकल्स में कैसा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, वैन डर वाल्स। और जब हम इनको मिक्स कर देंगे ऑन मिक्सिंग, तो क्या हो जाएगा, मिक्सिंग का मतलब क्या है, पार्टिकल्स उसके बीच में आ जाते हैं ना, सॉल्यूट के पार्टिकल्स, तो अभी भी कौन से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा, वैन डर वाल्स। वैन डर वाल फोर्सेस। तो कैन आई से, बिकॉज यहाँ पे कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग या स्पेशल केस नहीं आ रहा है, तो इनिशियल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दैट इज फोर्स बिटवीन कंपोनेंट ए एंड BB is same as that of A and B। मतलब लाइक चार्जेस, लाइक पार्टिकल्स का जो फोर्स है, कोहेसिव फोर्स और एडहेसिव फोर्स दोनों सेम टाइप के ही हैं। आर दे ऑफ सेम टाइप? यस मैम। अदर पीपल प्लीज टेल मी। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Isn't it? So ये जब भी हमारे पहले, मतलब जो जैसे हम पहले थे अभी भी हम वैसे ही, जैसे फॉर एग्जांपल तुम एक नए स्कूल में जाते हो, नई क्लास में बैठते हो, तो बगल में ए के बगल में बैठो चाहे बी के बगल में बैठो, कोई फर्क पड़ने वाला है? नो मैम। नहीं फर्क पड़ने वाला है ना। जैसे एग्जामिनेशन में बैठने जाते हो, तो अगर तुम्हारा कोई फ्रेंड नहीं है, सब एकदम नए हैं, और जैसे आईआईटी के एग्जाम देने जाते हो, तुम्हारी क्लासरूम में सब कुछ नए नए लोग बैठे हुए, तो चाहे ए के बगल में बैठो चाहे बी के बगल में बैठो, कोई फर्क पड़ने वाला है? नो मैम। नहीं है ना। तो फिर पक्का से ये कैसा हो जाएगा, ये हमेशा यहाँ पे कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला है। तो ये कैसा सॉल्यूशन देगा हमें, इट विल गिव यू आइडियल सॉल्यूशन एंड इट विल फॉलो रॉल्स लॉ। कैन यू गेट इट? नो एक्सपेंशन, नो कॉन्ट्रैक्शन, नो न्यू बॉन्ड्स आर फॉर्म, कुछ नहीं हो रहा ना। यस मैम। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल ये 100 ml पहले था, ये 50 ml था, तो वॉल्यूम भी अभी कितना रहेगा, 150 ml रहेगा। मतलब नो एक्सपेंशन, नो कॉन्ट्रैक्शन, नथिंग इज हैपनिंग, दिस इज एन आइडियल सॉल्यूशन। तो आइडियल सॉल्यूशन हमें कैसे पता चलता है, तुम्हें लर्न करने की टेक्निक क्या है, जब हमारे जो मॉलिक्यूल्स हैं उसमें ना कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं हो सकती। तो यहाँ कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है क्या इन दोनों के बीच में? नो मैम। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए क्या चाहिए होता है, व्हाट इज द मैम कंडीशन? हाइड्रोजन फॉर्न एलिमेंट से अटैच्ड होना चाहिए Yes, और तो यहाँ आसपास तो फॉर्न एलिमेंट हो। ये तो हाइड्रोकार्बन है, यहाँ तो फॉर्न एलिमेंट है ही नहीं, तो यस इसलिए मैम। इसको किस कैटेगरी में डाल दिया गया, Ideal solution. आइडियल सॉल्यूशन। मतलब पहले जिसके बगल में बैठे थे और अभी भी जिसके बगल में बैठे हैं, हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, क्योंकि हमारे बीच में कोई स्पेशल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है। और ये स्पेशल फोर्स कौन सा होता है, ये स्पेशल Hydrogen bonding. नाउ सपोजिंग एग्जांपल 2, ठीक है, एग्जांपल 2 है सपोजिंग एसीटोन। एसीटोन
एंड फिर हम इसको मिक्स कर देते हैं CCl4 के साथ। तो पहले एसीटोन के बारे में बात करते हैं। व्हाट इज एसीटोन? व्हाट इज एसीटोन? बोलो ना, एसीटोन किसको बोलते हैं? कम ऑन। CH3 bond to CH3. यस, ओके। तो उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी क्या? सोच के बताओ। No मैम। नहीं हो सकती। उसके पास तो ऑक्सीजन है, फिर क्यों नहीं हो रही है? मैम लेकिन उसके साथ CH अटैच नहीं है Yes. तो नहीं तो बन यहाँ पाएगी। पर क्या है? CH3 C डबल बॉन्ड O। CH3 है तो सही, फोन एलिमेंट भी है, लेकिन इसके पास में जो फोन एलिमेंट है उसके पास में क्या नहीं है? हाइड्रोजन हाइड्रोजन अटैच्ड नहीं है। ठीक है, सो देयर इज नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इनिशियली। अब इसके साथ फ्रेंडशिप करने के लिए आ जाता है क्लोरोफॉर्म। यू नो, फोन एलिमेंट के साथ क्लोरीन भी कभी कभी हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर देता है, बट रेयरेस्ट ऑफ रेयरेस्ट केस में, क्योंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगभग सेम है। सो रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में कभी कभी क्लोरीन भी क्या कर देता है, it can show hydrogen bonding sometimes. Can you follow this thing? यस ठीक है, कभी कभी। तो यहाँ पर क्या है हमारे पास आ गया CH Cl2 है सपोजिंग, और ये Cl एक इधर है। फाइन। तो क्या लगता है तुम्हें, क्लोरीन ऑक्सीजन को अट्रैक्ट कर सकता है? नो मैम। क्लोरीन ड्यू टू इट्स बिहेवियर क्या करने लगता है? क्लोरोफॉर्म जो होता है वो थोड़ा सा उसको अट्रैक्शन फील करवाने लगता है। ठीक है, या फिर चलो क्लोरोफॉर्म नहीं लेते हैं अपन, तुम्हें थोड़ा कंफ्यूजन वाली चीज है, बट क्लोरीन कभी कभी ये तुमने ऑर्गेनिक में कुछ स्पेशली अभी तुमको शायद सर ने जब डाइपोल मोमेंट ज्यादा होता है तभी। हाँ, ओके। सो सपोजिंग हम लोग ले लेते हैं इथेनॉल। इथेनॉल अभी ठीक है, ठीक है। तो तुम्हारी बुक में तो खैर क्लोरोफॉर्म का ही दिया हुआ है, एंड इथेनॉल। सो टेल मी योरसेल्फ, इथेनॉल या फिर कोई ऐसा सॉल्यूशन ले ले जो कि हमारे को मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर देगा। तो अब बताओ, इथेनॉल को क्या इथेनॉल हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है? कर सकता है, ठीक है। तो अब उसकी वजह से जो पहले हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं शो कर रहा था वो भी शो करने लगेगा। पहले कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं थी, अब इसकी वजह से क्या होने लगेगा? देयर विल बी हाइड्रोजन बॉन्डिंग ड्यू टू इथेनॉल, देयर विल बी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। लाइक हमारे पास क्या हो सकता है, कोई अल्कोहल आ जाए, कुछ भी आ जाए, वो क्या करने लगेगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग को शो करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो मैं तुम्हें एग्जांपल इथेनॉल के हिसाब से कर रही हूँ, बट तुम समझ जाना। तो यहाँ पर क्या है, इसका हाइड्रोजन इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करना स्टार्ट कर देगा। अब इसकी वजह से बोलो क्या हो जाएगा? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज करेगा। यस मैम। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज करने का मतलब क्या हो गया? कॉन्ट्रैक्ट करने लगेगा मिक्सचर। नाउ ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यही कहानी होती है जिसकी वजह से आइडियल बिहेवियर पे डिफरेंस पड़ जाता है। ठीक है, सो व्हाट हैपेंस ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन द कंपोनेंट A एंड B, जो दो डिफरेंट कंपोनेंट्स है ना बिटवीन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। ओके, तो ऐसा केस चाहिए जहां पे क्रिएट हो जाए बिटवीन सॉल्यूट एंड solvent. What happens? Intermolecular forces of attraction increases. अगर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज कर गए तो क्या हो जाएगा? जितनी जगह हमें लेनी चाहिए उससे उतनी लेंगे या उससे कम लेंगे? कम लेंगे। ऑब्वियसली कम लेंगे। ठीक है, तो अगर हम कम लेंगे तो उसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या हो गया? देयर विल बी कॉन्ट्रैक्शन। यस मैम। फ्रेंड्स बन गए तो क्या हो गया? एकदम पास पास में बैठ गए, उतनी जगह में दूसरा बंदा आके बैठ गया। यहाँ पर मैंने एग्जांपल ले लेती हूँ एनिलीन का। यू नो व्हाट इज एनिलीन? व्हाट इज एनिलीन? बोलो क्या होता है? हम बेंजीन के ऊपर एक जगह NH2 लगा। यस, तो ये हो गया मेरा C6H5, ये हो गया N, ये हो गया H, ये हो गया H। नाउ दिस H, इज इट अटैच्ड विद फॉर्न एलिमेंट?
Yes. Yes, ma'am. So they can create hydrogen bonding. Yes, ma'am. Yes, So ma'am. A और B कंपोनेंट के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बना. Yes, ma'am. So कॉन्ट्रैक्शन आएगा. कॉन्ट्रैक्शन आने का मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल इसका 100 ml लिया था, इसका 50 ml लिया था, तो हम कितना एक्सपेक्ट कर रहे थे कि V फाइनल कितना आना चाहिए? मैम 150 आना चाहिए था, बट आना चाहिए, बट आएगा. ये थोड़ा सा उससे कम आ गया. Isn't it? So delta V of the mixture is coming less than 0. Yes, ma'am. That is which deviation? Negative deviation. हाइड्रोजन बॉन्डिंग आएगी तो कैसा डेविएशन क्रिएट होगा? Negative deviation. नेगेटिव डेविएशन. ठीक है. नेगेटिव डेविएशन में डेल्टा H की वैल्यू क्या होती है? अभी अभी मैंने तुम्हें बताई थी. होगी मैम. It is less than 0. Why it is less than 0? That means the process is endothermic or exothermic. Exothermic. Why it is exothermic? Because hydrogen bond bonds are is being formed. Bonded. Yes, and the energy will be released. Can you follow now? Yes, ma'am. एनर्जी रिलीज होगी, इसीलिए एक्सोथर्मिक होगा. ठीक है. देन सिमिलरली तो मतलब और भी केसेस कर सकते हो, जैसे क्या हो सकता है, जो टोटल प्रेशर होगा वो पीए और पीबी के प्रेशर से कम आएगा, क्योंकि वेपर्स ज्यादा नहीं बनेंगे. क्यों कम बन रहे हैं? बहुत कम मैम हो गया. क्योंकि वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह Yes, से intermolecular non-volatile forces type होगा. have increased. तो वेपर्स बनाने के लिए हमें और एनर्जी देने की जरूरत पड़ेगी. कैन यू फॉलो ऑल दिस? Yes, ma'am. ठीक है. तो कभी भी कोई भी एग्जांपल ऐसा तुम्हें दिखता है तो तुम समझ जाओगे ना कि नेगेटिव डेविएशन है. और एग्जांपल्स बियॉन्ड इन बुक, स्कूल बुक नहीं देखने हैं. ओके. तुम अपने आप से मत लेके आना इसका और इसका भी करे तो कैसा डेविएशन आएगा, वो हमें नहीं से सोचने, क्योंकि और भी बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व है. ये तो बस एक मैं छोटा सा तरीका तुम्हें बता रही हूँ लर्न करने का. कैन यू फॉलो? Yes. Yes, ma'am. ठीक है. अब बोलो एग्जाम्पल 3 पे जाते हैं. तो एग्जाम्पल 3 हम किसका पढ़ने वाले हैं? पॉजिटिव डेविएशन का. तो पॉजिटिव डेविएशन का मतलब है बॉन्ड टूटेंगे. कॉन्ट्रैक्शन की जगह क्या आने वाला है? Expansion. एक्सपेंशन. ठीक है. तो अब एक्सपेंशन कैसे आने वाला है? जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग ले लें वाटर एंड एसीटोन. ठीक है. वाटर एंड एसीटोन या फिर वाटर एंड बेंजीन. चलो, वाटर एंड बेंजीन. सो वाटर मॉलिक्यूल में क्या होगा? जब हम लोग पहले वाटर मॉलिक्यूल लेंगे तो एक वाटर मॉलिक्यूल दूसरे वाटर मॉलिक्यूल से ऑलरेडी कैसे अटैच्ड होगा? 4 हाइड्रोजन बॉन्ड्स. Hydrogen bonding. इनिशियली ए और ए पार्टिकल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पहले से थी. Yes, ma'am. तो अगर इसको सपोजिंग पहले से ही इनिशियली इसका जो वॉल्यूम अगर 150 ml होना चाहिए, बट ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग 150 से वो एक्चुअल में कम ऑक्यूपाई कर रहा होगा. Yes, sir. Do you agree with this or not? There are high intermolecular force of attraction between the particles. Hence, initially से ही वो contraction कर रहा होगा. मतलब एक्चुअल में उसको 100 ml लेना चाहिए, लेकिन वो या फिर 102 ml लेना चाहिए था, बट वो ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन इट इज शोइंग यू 100 ml. कैन यू एग्री विद दिस पॉइंट और नॉट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है. अब जब तुम बेंजीन को बीच में लेके आओगे तो बेंजीन क्या करेगा? वो बीच में एडजस्ट करेगा. अपने आप को एडजस्ट करने के लिए बेंजीन को क्या करना पड़ेगा? What will have to benzene do? It will have to break an hydrogen bond or not? Yes. Then only mixing happens ना. वरना तुम अलग हो वो अलग है तो वो तो इनमिसिबल लिक्विड हुआ ना, सॉल्यूशन नहीं बना. Yes, ma'am. मिसिबल होने के लिए हमें एडजस्ट करना पड़ेगा ना बीच में. Tell me. Yes, ma'am. Break करना The पड़ेगा. people, hydrogen bond. do you agree with this along with Nehal? Yes, ma'am. Everyone, Yes. anyone feeling doubt? Now to adjust in between, you need to break the bonds. तभी तो हमारी miscible layers बनेगी और अच्छी mixing होगी. Now, if you are breaking the hydrogen bond, that means delta H is going to be Positive. positive. That means the process is endothermic. So can you get it? Positive deviation delta H is 0 क्यों से आता है? Greater than 0. ठीक है. Yes. और अब जब हम उसको मिक्स करेंगे, मिक्स किया, सपोजिंग इसका 100 ml लिया था और इसका 50 ml लिया, तो हमारी एक्सपेक्टेशन कितनी है? V फाइनल कितना आना चाहिए? V फाइनल कितना आना चाहिए?
150. यस एक्सपेक्टेड, बट अब वो हाइड्रोजन गुस्सा होएगा कि भाई मैं तो एडजस्टमेंट मार रहा था, कॉन्ट्रैक्शन मैंने पहले से कर रखा था, बट अब तो मैं अपनी एक्चुअल लूंगा ना, मैं Yes, तो ma'am. अपनी एक्चुअल लूंगा। ठीक है, तो अब हमारी जो मिक्सिंग के बाद आएगी वो कितनी आएगी, 102 ml प्लस 152. 50 ml। ऐसा होगा, मतलब तुम हॉस्टल में रहने चले गए, सपोजिंग तुम्हारा फ्रेंड आ गया, तुमने 4 सीटर को 5 सीटर में कन्वर्ट कर दिया, बट फिर उसके बाद वार्डन ने बोला नहीं नहीं तुम्हें अपने 5 सीटर ही रखना पड़ेगा, तो तुम रिवॉल्ट मारोगे कि नहीं मारोगे? तो अपने फ्रेंड को तो रख सकते हो, किसी और एक्सटर्नल बंदे को तो नहीं रखोगे ना, बेंजीन की वजह से कोई क्यों कॉन्ट्रैक्शन शो करेगा? टेल मी। Yes, ma'am. अभी तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी, तो इसकी वजह से मोर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग थे, जब बेंजीन बीच में आ जाएगा तो वैन डर वाल फोर्सेस आ जाएंगे ना, विच फोर्सेस आर स्ट्रॉन्गर, हाइड्रोजन और वैन डर वाल? हाइड्रोजन। Hydrogen. यस, तो दैट मींस ऑन मिक्सिंग कॉन्ट्रैक्शन होने वाला है, एक्सपेंशन होने वाला है, कुछ भी नहीं होगा, एक्सपेंशन होगा। expansion, क्योंकि now the आ गई। intermolecular forces have weakened, they are becoming weaker, पहले से weak than before, पहले हाइड्रोजन बॉन्डिंग था, अब वैन डर वाल हो गया, तो इसलिए एक्सपेंशन हो जाएगा। एक्सपेंशन मतलब डेल्टा वी की वैल्यू कितनी आएगी? ग्रेटर देन 0। कैन यू गेट इट व्हाई इट इज लाइक दिस? यस मैम। और जब पहले ये था इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाई थे, तो वेपर्स भी तो लो बने होंगे, यस मैम। लेकिन अब हमें मतलब नहीं हमारा पड़ोसी कौन है, तो अब हमारा वेपर प्रेशर भी तो इंक्रीज करेगा, यस मैम। तो इसीलिए पॉजिटिव डेविएशन। कैन यू फॉलो? यस मैम। कैन यू, हाउ विल यू प्रेडिक्ट द एग्जांपल, कौन सा नेगेटिव है कौन सा पॉजिटिव है, समझ समझ के अब याद कर पाओगे? यस मैम। तो अब मुझे बताओ कब होता है आइडियल सॉल्यूशन, उस केस में क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between AA particle, AA component and BB component is same as that of AB component, तो क्या होगा, expansion, contraction और none of these, expansion, contraction और none of these, None of None these. solution will become ideal solution. Can you get it? Yes मैम। अच्छा, Yes, अब ma'am. लेकिन if supposing हम कौन सा डेविएशन पहले लिख रहे थे, this was negative हम deviation. पहले नेगेटिव लिखा Yes. था। So now if negative deviation कब आएगा? मैम अगर ए और बी वाले इंटरेक्शन से ज्यादा स्ट्रांग होगा ए बी Yes. वाले। So force of attraction between AA and BB is lower than that of AB. AB में ज्यादा force of attraction है, ठीक है, ज्यादा force of attraction है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, there will be contraction and contraction leads to नेगेटिव Negative deviation. और ये बिहेवियर। दो लोगों के बीच में अच्छी फ्रेंडशिप कब होती है, कब अच्छा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जब उनके बीच Hydrogen में bond. यस कोई बॉन्ड बने, और ये बॉन्ड कौन सा है इस पूरे चैप्टर में, हाइड्रोजन बॉन्ड। सो अगेन व्हाट विल हैपन, पॉजिटिव डेविएशन कब आएगा, व्हेन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ए और बी इज ग्रेटर, मतलब उनके बीच में पहले अच्छा बॉन्डिंग था देन दैट ऑफ AB। कैन यू गेट द डिफरेंस? यस तो अब तुम अपने आप से प्रेडिक्ट कर पाओगे थोड़ा थोड़ा कि कब हमारा पॉजिटिव डेविएशन आ रहा है और कब हमारा नेगेटिव डेविएशन आ रहा है। यस मैम। इज इट फाइन? यस मैम। ठीक है। मैम हाँ। मैम जो आपने एसीटोन एंड एनिलीन वाला एग्जांपल कराया था, मैम उसमें एनिलीन की इनिशियली हाइड्रोजन बॉन्डिंग अपनी मॉलिक्यूल्स में ही होगी। हाँ, बट हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इज मोर स्ट्रॉन्गर देन नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन ना। यस मैम। और दूसरी चीज यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के लिए स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत हाई है ना, तो एक तो वैसे भी पोलैरिटी डिफरेंस की वजह से वो है, और प्लस यहाँ पर इस तरीके का स्ट्रक्चर होगा, प्लस लोन पेयर आएगा, तो इसको नाइट्रोजन को किसी और हाइड्रोजन के साथ करने के लिए स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है कि नहीं है? यस मैम। तो इसीलिए तो मैंने तुमसे बोला था कि एग्जाम्पल्स तुम पेन एंड पेपर पे नहीं प्रेडिक्ट कर सकते हो कि इसका पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स भी काम करेंगे।
ठीक है, बट फिर भी अगर सेट ऑफ 4 ऑप्शंस दिए हैं और फिर तुमसे पूछा जाता है कि बताओ पॉजिटिव नेगेटिव डेविएशन में से कौन सा है, थोड़ा सा तुम एग्जांपल स्कूल बुक्स के रिवाइज करोगे और थोड़ा सा तुम इस टेक्निक को यूज करोगे तो फिर भी आंसर प्रेडिक्ट कर पाओगे ना, पॉजिटिव डेविएशन कौन होगा, कौन सा नेगेटिव होगा। यस मैम। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा उसको रट्टा ना मारो, थोड़ा सा समझ के कर लो, इसलिए मैंने तुम्हें ऐसे समझा दिया। बाकी बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, दिस इज वन ऑफ द फैक्टर व्हिच वी आर डिस्कसिंग इन दिस केस। ओके, अदरवाइज मैं तो सिर्फ लिख देती कि हाँ देख लो, याद कर लो, डेल्टा एच जो है पॉजिटिव हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। अगर मैं रीजन तुम्हें नहीं समझाऊंगी तो तुम्हें लर्न करोगे, और लर्निंग मतलब मैं अच्छा सोल्यूशन नहीं मानती हूँ। ओके, बुक्स में तो ऐसे ही लिखा हुआ है डेल्टा एच इज ग्रेटर देन 0, ये वो एक्सप्लेनेशन नहीं दिया हुआ है उतना ज्यादा, बट उससे तुम्हारी ऑब्वियसली रिटेंशन कम हो जाएगी, दैट्स व्हाई आई एक्सप्लेन्ड इट। अभी सही है? यस मैम। शैल वी गो अहेड? यस यस मैम। ठीक है, अब देखो इसके रिलेटेड ना बुक्स में ग्राफ्स भी बने आते हैं, तो हम लोग ग्राफ्स कर लेते हैं। तो अब हम ग्राफ का स्टडी करते हैं, ग्राफ्स। ओके, तो ग्राफ्स में क्या बनाया जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल एक हमारा मिक्सेबल सॉल्यूशन है ए एंड बी का, और ए जो है उसका बॉइलिंग पॉइंट जो है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए कंपोनेंट जो है, इट इज ग्रेटर देन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बी कंपोनेंट। सो टेल मी हु इज मोर वॉलेटाइल? वॉलेटिलिटी बॉइलिंग पॉइंट से कैसे रिलेटेड होती है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यस, तो मतलब वॉलेटाइल का मतलब क्या है, उसका वेपर ज्यादा बनेगा, उसका रेट ऑफ थोड़े से ज्यादा टेम्परेचर पर ही वेपर बनने लगेगा। यस, तो दैट मींस हु इज मोर वॉलेटाइल? बी। क्योंकि मैं ये टर्म्स यूज करने वाली, तो आई वांटेड यू टू बी क्लियर। सो बी इज मोर वॉलेटाइल, और यू कैन से वेपर प्रेशर ऑफ बी will be greater than vapor pressure of A at any particular temperature, and if you take them in same quantity. Is it fine? यस मैम। Is it fine? या फिर इसमें मैं लिखूं PB नॉट is greater than PA नॉट, and नॉट किसके लिए यूज किया जाता है? नॉट कब यूज करते हैं? जब हम प्योर की बात करते हैं। प्योर लिक्विड। Yes, तो यहाँ पर x एक्सेस में लेना है हमें मोल फ्रैक्शन, और y एक्सेस में लेना है प्रेशर। ठीक है, सो सपोजिंग आई से कि मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट A is 1, so what will be mole fraction of component B in the mixture? बोलो। 0 because you know binary mixture है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ 1 आना चाहिए। yes, it should be 1 for binary mixture। तो अगर मैंने इसका A बोला है तो इसका XB कितना हो जाएगा? 0। That means I'm talking about something like pure A। Similarly, अब मैं इस जैसे जैसे x एक्सिस में मूव करती जाती हूँ, XA का मोल फ्रैक्शन कम होते 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 इस पॉइंट पे 0 हो जाता है, तो XB का मतलब क्या हो जाएगा? 1। That means this line, this vertical line is representing mole fraction of pure B। यस मैम। अब मुझे ये बताओ कि जब हम प्योर A लेंगे तो वेपर प्रेशर कितना होगा? y axis is representing vapor pressure, tell me how much will be the vapor pressure? PA नॉट। PA नॉट। ठीक है, तो PA नॉट, सपोजिंग ये PA नॉट है। अब सिमिलरली इधर चले जाओ तो इसका कितना होगा? PB नॉट। इट विल बी PB नॉट सपोजिंग। ठीक है, अब देखो धीरे धीरे जैसे जैसे तुम मोल फ्रैक्शन ऑफ A कम करते जाओगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ A क्या होता जाएगा? इंक्रीज या डिक्रीज? डिक्रीज। और जब वो 0 हो जाएगा तो पार्शियल प्रेशर ऑफ PA कितना हो जाएगा? 0। 0। So can I draw a line like this which is representing what? This is representing what? मैम PA is equal to Partial pressure of A. P नॉट A। Can you follow this? यस। ठीक है, अब सिमिलरली इस टाइम पर पार्शियल प्रेशर ऑफ B कितना होगा? 0। 0। और यहाँ पर कितना होगा? P नॉट B। P नॉट B नॉट। तो हम लोग ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, and this black line is representing partial pressure of B। Can you follow? यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है, अब देखो किसी भी टाइम पर तुमको मोल फ्रैक्शन किसी भी टाइम पर तुमको निकालना होगा, जैसे इस टाइम पे निकालना है, इस पर्टिकुलर मोल फ्रैक्शन के लिए निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे? हम क्या करेंगे, ये मोल फ्रैक्शन है, सपोजिंग XA is equal to
0.4 and xb is equal to 0.6. तो इस जहां पे ये रेड मार्क आ रहा होगा वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा होगा? PA का वैल्यू। फिर हम ऊपर चले जाएंगे जहां पे ये ब्लैक वाले पे लाइन पे कट कर रहा होगा वो क्या रिप्रेजेंट करेगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ B, और इन दोनों को हम ऐड कर देंगे तो टोटल प्रेशर आ जाएगा या नहीं? मैम पार्शियल प्रेशर ऑफ बी दूसरी साइड करने से आएगा कि क्या दूसरी साइड? मैम मतलब वो जो मैम राइट साइड वर्टिकल लाइन है उस पे मैम ड्रॉप करने से वैल्यू आएगी ना पीबी की। इस ये लाइन देखो, जैसे जैसे ये मोल फ्रैक्शन ऑफ B कम होता जाएगा पार्शियल प्रेशर भी कम होता जा रहा है ना। जैसे जैसे B का फ्रैक्शन कम करते जाओगे, लेफ्ट हैंड साइड जाओगे तो B का फ्रैक्शन कम हो रहा है, तो पार्शियल प्रेशर भी कम होता जाएगा या नहीं कम होता जाएगा? टेल मी व्हाट इज पार्शियल प्रेशर ऑफ B? Isn't it mole fraction of this and PB naught? Now PB naught is constant, but if this part decreases, mole fraction of B decreases, PB will decrease or not? यस मैम बट जो पीबी की मैग्नीट्यूड है मैम वो राइट साइड वाली लाइन पे डिपिक्ट होगी। कोई जरूरी तो बेटा यहाँ लेफ्ट साइड पे ड्रॉ करो या राइट साइड पे ड्रॉ करो, वैल्यूज तो सेम ही रहेंगी ना, क्योंकि यस मैम वो सही रहेगा बट हाँ नहीं, हम लोग इधर ड्रॉ कर रहे हैं, उसका रीजन अभी तुम्हें समझ में आ जाएगा। ठीक है, फिर मैंने एक लाइन और ड्रॉ करी। ठीक है, कैन यू गेट इट? अभी कंफ्यूजन तो क्लियर हुआ? यस मैम क्योंकि वैल्यूज तो सेम ही है ना, मतलब जैसे तुम्हारा एक मेजरिंग सिलेंडर होता है उसमें लेफ्ट साइड वाला मार्किंग देखो या राइट साइड देखो, पर वॉल्यूम तो सेम ही रहेगा ना। यस मैम ठीक है, बस वही चीज है। फिर मैंने एक लाइन ड्रॉ करी जो कि PA नॉट और PB नॉट को रिप्रेजेंट करती है, मतलब सॉरी ज्वाइन करती है, PA नॉट और PB नॉट को ज्वाइन करती है। ये ब्लू वाली लाइन जो है वो PA नॉट और PB नॉट को ज्वाइन करती है। तो अब तुम्हें क्या करना है? कॉन्ग्रुएंसी लगानी है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स वाला फॉर्मेट लगाना है। एंड यू विल सी दैट इस लाइन को अगर मैं ऊपर एक्सटेंड कर दूं तो यू विल सी दैट इसको मैं नेम दे दूं जैसे K L M एंड N। सो एक्चुअल में हम लोग क्या बोलेंगे? टोटल प्रेशर इज इक्वल टू व्हाट? PA प्लस PB। टेल मी फॉर अ मोल फ्रैक्शन। यस मैम। ठीक है, और फिर PA का मतलब क्या हो गया? कितना डिस्टेंस? PA का मतलब कितना डिस्टेंस हो गया? KL के बराबर। 1 मिनट। PA का मतलब हो गया द डिस्टेंस ऑफ KL। PB का मतलब क्या हो गया? डिस्टेंस ऑफ KM। ठीक है, सो ओके ठीक है। तो अब हमें एक तरीके से डुप्लीकेट करना पड़ रहा है। अब तुम कॉन्ग्रुएंसी लगा देते हो अगर, तो कॉन्ग्रुएंसी लगाने में तुम्हें रियलाइज होगा कि MN और KL का जो डिस्टेंस है वो सेम ही आता है। KL is equal to MN. KL is equal to MN by congruency. ओके, सो बेसिकली हमारा कहने का सेंस क्या है? टोटल प्रेशर किसके बराबर होता है? टोटल प्रेशर इज गोइंग टू बी इक्वल टू, अगर ये वैल्यू इसके बराबर आ रही है तो वोंट इट बी KM प्लस MN? कैन यू गेट माई पॉइंट? यस मैम। तो ये क्या हो गया? इट विल बी इक्वल टू हाउ मच डिस्टेंस? टोटल प्रेशर विल बी इक्वल टू KN. व्हाट इज KN? व्हाट इज KN? That is simple language में बोलूं, so can I say total pressure for a mole fraction? Total pressure for any kind of composition is equal to the pressure shown by the line. Pressure shown by the line joining. किसको किसको join कर दे? PA naught and PB नॉट। मतलब हमें ये लाइन, मतलब ये हमने सिर्फ समझाने के लिए, रेड लाइन और ब्लैक लाइन मैंने सिर्फ समझाने के लिए बनाई। काम की लाइन कौन सी है? इन दोनों को ज्वाइन जो यस, ये काम की लाइन है। ठीक है, सो अगर मुझे किसी भी कंपोजिशन पे निकालना है तो मुझे सिंपली क्या करना है? इस पॉइंट को देखना है। कैन यू फॉलो दिस? कैन यू पीपल फॉलो दिस? यस मैम। बस इतनी चीज याद रखनी है, कॉन्ग्रुएंसी वगैरह सब छोड़ दो। तुम्हें ये पॉइंट पे ये लाइन जो है ये रिप्रेजेंट, ये देखनी है। सो दिस लाइन रिप्रेजेंट्स द टोटल प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन फॉर अ पर्टिकुलर कंपोजिशन। लेकिन
प्रॉब्लम ये है, ये स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन किसके लिए फॉलो की जाती है, कैसे सॉल्यूशन के लिए फॉलो करी जाती है? आइडियल Ideal. अगर हमारा आइडियल सॉल्यूशन है तो हमें, और हमसे बोला जाता है कि टोटल प्रेशर निकालना है, तो हमें वो जो लाइन है उन दोनों को ज्वाइन करना है, और उस पे जो प्रेशर आएगा वही हमारा टोटल प्रेशर है। कैन यू गेट इट नाउ? Yes, कैन ma'am. यू गेट इट नाउ? कैन यू गेट इट? Yes, ma'am. ठीक है। Yes, ma'am. अब हमारे पास नॉन आइडियल भी तो होते हैं ना? वी हैव नॉन आइडियल सॉल्यूशंस आल्सो। Yes, ma'am. तो उसमें कैसे हम प्रेशर बनाएंगे? अब मुझे खुद से बताओ, अगर हमारे पास नेगेटिव डेविएशन होता है तो वेपर प्रेशर ज्यादा आता है आइडियल से या कम आता है? Attractive forces will be high, so vapor pressure of the solution will be lesser than that of the ideal solution or greater than that of the ideal solution. Tell Less. me. Less. लेस, ये कम हो जाएगा। कम होने का मतलब क्या है? अगर ये PA नॉट है और ये PB नॉट है, सो दिस लाइन इज रिप्रेजेंटिंग विच टाइप ऑफ प्रेशर? टोटल प्रेशर ऑफ व्हाट? Ideal. आइडियल सॉल्यूशन। तो हमारा जो रियल में आएगा वो कैसा होगा? इसके नीचे के जाएगा, नीचे आएगा. and it will be something like this. So this is representing non-ideal solution, showing which deviation? Negative. Negative deviation. नेगेटिव का नीचे जाना है, और पॉजिटिव का बाय डिफॉल्ट तुम खुद ही समझ चुके हो कैसा होगा पॉजिटिव का। ऊपर होगा इस लाइन से. यस, तो ये ये पॉजिटिव डेविएशन का जब भी आएगा तो वो कैसा आने वाला है? मतलब ये हम पहले आइडियल का बना लेते हैं, PA नॉट PB नॉट, ये हमने ज्वाइन कर दिया, तो इसका कैसे आने वाला है? इट विल गो अबव। कैन यू फॉलो दिस? थोड़ा सा हायर रेंज शो करेगा। इज इट फाइन? डू यू नीड मोर एक्सप्लेनेशन और इज इट क्लियर? is clear. एवरीवन? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. Here the vapor pressure of the solution will become slightly greater than the vapor pressure of ideal. And why it is coming greater? Because hydrogen bonding जो पहले थी वो तोड़ दी, तो अभी evaporation बढ़ जाएगा। Is it fine? Yes, तो ma'am. जिनका भी हो चुका है स्कूल वगैरह में, या जिन्होंने अभी थोड़ा सा बोर्ड का बुक पढ़ा होगा, अभी वो ग्राफ्स जो बने हुए हैं अब इंटरप्रेट कर पाओगे? पहले बड़े गंदे गंदे ग्राफ्स लग रहे होंगे, शायद डर लग रहा होगा, बट अब इंटरप्रेट हो पाएगा? यस, आई थिंक Yes, ma'am. Yes, ma'am. स्कूल्स में तो हो चुका होगा ना ये। ठीक है, now moving to the next part. Now you know how distillation is carried out and what is the principle behind distillation? Evaporation and condensation. Yes, and why, मतलब किसका evaporation करते हैं आप लोग? Solution का. नहीं, तुम शायद मेरा क्वेश्चन नहीं समझे। डिस्टिलेशन हम कब करते हैं? जब हमारे पास 2 मिसिबल लिक्विड का सॉल्यूशन हो तब हम करते हैं। यस और नो? Yes, ठीक है, ma'am. और इनमें क्या होना चाहिए? डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट होना चाहिए, Yes. तभी हम करते Yes, हैं। ma'am. ठीक है, और डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट लो होना चाहिए या हाई होना चाहिए? High हाई होना होना High चाहिए। होना चाहिए. अब बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस आएगा, इसका मतलब दोनों के वेपर प्रेशर में डिफरेंस आएगा। Yes, ma'am. ठीक है, तो डिस्टिलेशन में होता क्या है? देखो होता क्या है कि जिसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा उसके पास हाई एनर्जी होगी या लो एनर्जी होगी? जिसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा मतलब उसके पास हाई एनर्जी होगी या लो एनर्जी होगी? बेटा एनर्जी किसकी High ज्यादा energy. होती है? High हाँ, energy. क्योंकि वेपर्स की एनर्जी ज्यादा होती है ना लिक्विड से, तो जिसका भी वेपर ज्यादा होगा मतलब उस कंपोनेंट का एनर्जी भी हाई होगा। कैन यू रिलेट देम? Yes, ma'am. बहुत Yes, सारी ma'am. चीजें एक साथ चल रही है एक तरीके से। Okay, so vapor difference in vapor pressure is the basic, principle behind the separation. Okay, now what happens is जो volatile liquid होता है, volatile liquid, उसका vapor pressure क्या होगा? एक particular temperature पे high होगा। Yes. ठीक है, उसका वेपर प्रेशर हाई होने का मतलब उसके पास हाई एनर्जी होगी, उसके पार्टिकल्स के पास। Yes, ma'am.
अगर उसके पार्टिकल्स के पास हाई एनर्जी होगी, मतलब जब वो इस ट्यूब से पास करेगा तो कोलिजन्स होंगे, कोलिजन्स होंगे, लेकिन एनर्जी हाई होने के कारण, कोलिजन्स भी होने के कारण विल इट कंडेंस? जैसे अभी भी तो देखो ऑक्सीजन जो है वो दीवारों से टकरा रही होगी, बहुत सारी चीजों से टकरा रही होगी, तो कोलिजन्स हो रहे हैं, लेकिन क्या वो कंडेंस हो रही है? No, ma'am. So there will be no condensation. No condensation means it can reach to the condenser. Yes, ma'am. कंडेंसर पे किस फॉर्म में पहुंचेगी? वेपर के फॉर्म में पहुंचेगी, यहाँ पे Vapors. कंडेंसेशन होगा और ये रिसीवर में कलेक्ट हो जाएगी। यही प्रिंसिपल होता है, Yes, ma'am. ठीक है। बट जो लेस वॉलेटाइल लिक्विड है वो हो सकता है ड्यू टू इवेपोरेशन वेपर्स बना ले, बट उसके वेपर्स क्या होंगे? कम अमाउंट के बनेंगे, यस मैम, लेस अमाउंट। Yes, और ma'am. अगर बनेंगे भी तो बेचारे सोए सोए बनेंगे, मतलब उनकी एनर्जी लो होगी। लो एनर्जी मतलब जब कोलिजन होगा तो क्या हो जाएगा? इट विल लूज एनर्जी। Yes, ma'am. सो वाटर वेपर कंपैरेटिवली उसकी लोअर एनर्जी होती है, इसलिए हल्का फुल्का कोलिजन मिलता है तो कंडेंस होने लगता है कि नहीं? Yes, ma'am. ठीक है, तो कंडेंसेशन होगा। कंडेंसेशन का मतलब क्या हो गया? इट विल कैन नॉट पास थ्रू द कंडेंसर एंड इट विल फॉल इनसाइड, वही ड्रॉपलेट्स की तरह आ जाएगा। इट विल कंडेंस बैक। तो यहाँ पर हमारे को कौन सा लिक्विड मिलेगा जो कि जो रिसीवर्स ज्यादा वॉलेटाइल होगा जो। यस, इट विल बी मोर वॉलेटाइल लिक्विड, यहाँ पे ज्यादा मिलेगा और राउंड बॉटम फ्लास्क के अंदर लेस वॉलेटाइल लिक्विड बचा रह जाएगा। यही प्रिंसिपल होता है ना सेपरेशन करने का। तुमको सिर्फ डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट करके छोड़ दिया गया था, लेकिन अब तुम पूरा लॉजिक समझ पा रहे हो। यस मैम, मतलब समझाना तो उनको पहले ही चाहिए था, लेकिन अब समझ पा रहे हो। यस मैम, वो गैप ब्रिज हो गया। इज इट फाइन? यस मैम, ठीक है, अगर ये तुम्हें समझ में आ गया है तो अब देखो हमारे साथ क्या प्रॉब्लम होती है। मतलब मैंने दो कंपोनेंट्स ले लिए, हमारे पास एक मिक्सचर है ए एंड बी का, ठीक है। हम पुराना ही मिक्सचर लेके चलते हैं, हमारे पास एक जो हमारा पुराना मिक्सचर ही हम लोग लेके चल रहे थे, हम लोग उसी के बारे में ही बात करते हैं, नया कुछ नहीं करेंगे ताकि तुम इससे रिलेट कर पाओ। सो देयर इज अ मिक्सचर और सॉल्यूशन ऑफ टू मिक्सेबल लिक्विड्स ए एंड बी, ठीक है। अब उसमें से मैंने क्या बताया था कि PA0 is less than PB0, that means what? Who is more volatile? मैम बी। B is more volatile, fine. So जैसे फॉर एग्जाम्पल तुमको और बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं क्या कर सकती हूँ कि कैसे तुम्हें समझाएं, तो उसको समझाने के लिए और बेटर समझाने के लिए व्हाट आई विल डू इज हम अपना सैनिटाइजर ले लेते हैं, ठीक है। तो अल्कोहल का जो बॉइलिंग पॉइंट है सपोजिंग 70 डिग्री सेल्सियस और वाटर है, उसका बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस। कैन यू गेट इट? अब तो समझ जाओगे। यस मैम, तो सपोजिंग रूम टेम्परेचर पे बात करें, तो रूम टेम्परेचर पे क्या होने वाला है? मैंने एक मिक्सचर लिया जिसके अंदर मैंने 50% अल्कोहल डाला है बाय वॉल्यूम, और उतना ही सेम अमाउंट का 50% वाटर डाला है, ये मेरा मिक्सचर है। सो अराउंड एट 50 डिग्री सेल्सियस, एट 50 डिग्री सेल्सियस क्या होगा? क्या होगा? किसके वेपर्स ज्यादा होंगे? अल्कोहल की। अल्कोहल के वेपर्स, yes. So you will say vapor pressure of alcohol will be greater than vapor pressure of water. तो रिसीवर में कौन मिलेगा? अल्कोहल। अल्कोहल मिलेगा। और राउंड बॉटम फ्लास्क में कौन मिलेगा? वाटर। वाटर होगा, ठीक है। मतलब इसमें भी फिक्स नहीं है, मतलब मेजर यहाँ पे ये रहेगा और राउंड वाटर फ्लास्क में मेजर ये रहेगा। हो सकता है एक दो ड्रॉप थोड़े शैतान वाले बच्चे निकल जाए, तो एक दो ड्रॉप या 1 ml वाटर भी हो सकता है, और यहाँ पे 1 ml अल्कोहल भी आ सकता है। सो अब इफ आई कीप ऑन हीटिंग, सो जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे धीरे धीरे राउंड बॉटम फ्लास्क में क्या होने वाला है? राउंड बॉटम फ्लास्क में क्या होने वाला है? अल्कोहल का कंटेंट कम होता जाएगा धीरे धीरे, यस मैम, एंड वाटर का कंटेंट बढ़ता जाएगा। नाउ व्हाट? हाँ बोलो। सेम रहेगा।
सेम कैसे रहेगा बेटा, पहले सेम था, फिर हमने हीट किया, वेपर प्रेशर इसका ज्यादा था तो इतने नहीं, मुझे लगा पहले जितना मिक्सचर में था उतना रहेगा वो। नहीं, फिर धीरे धीरे रिसीवर में कलेक्ट हो गया तो फिर ऐसा कुछ हुआ कि नहीं, मतलब अल्कोहल रिसीवर में निकलता चला गया, तो जो कंटेंट राउंड बॉटम फ्लास्क में उसमें अल्कोहल का कंटेंट कम हो जाएगा कि नहीं, कम होता जाएगा धीरे धीरे, होता जाएगा कि नहीं, यहाँ पे अल्कोहल का कंटेंट कम होता जाएगा और वाटर का कंटेंट बढ़ता जाएगा इसके अंदर। वाटर का कंटेंट तो उतना ही रहेगा ना। अरे बेटा मास उतना रहेगा, लेकिन परसेंटेज में निकालोगे तो होगा कम। यस मैम, परसेंटेज की बात कर रहे हैं, ठीक है, मतलब कंसंट्रेशन एज इन। यस दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। मतलब सपोजिंग इसमें से हमने लिया 50 ml इनिशियली, ये 50 ml था, ये भी 50 ml था, अब क्या हुआ 20 ml यहाँ चला गया और 20 ml अल्कोहल यहाँ चला गया और वाटर भी चलो 5 ml चला गया, 5 ml वाटर भी चला गया, ठीक है, लेकिन बचा कितना, अब वाटर यहाँ कितना बचा, बोलो इसके अंदर कितना फ्रैक्शन बचेगा वाटर, बोलो वाटर कितना बचेगा, 25 ml चला गया अगर 45 ml ये बचेगा, ठीक है, और ये कितना बचेगा 30 ml। तो बताओ अल्कोहल का कंटेंट कम हुआ 50 से और वाटर का 45, तो परसेंटेज निकाल लो, अब परसेंटेज निकालो, सो व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ वाटर बाय वॉल्यूम नाउ, 75 into 100 करो, और what is the percentage of alcohol now? Did you get my point? Yes ma'am. Concentration of alcohol is decreasing and water is increasing in the round bottom flask. Beta, did you get it now? Yes ma'am. ठीक है, everyone? Yes ma'am. Yes ma'am. या फिर मैं दूसरे वर्ड्स में बोलूं जो हमारे को काम आने वाले हैं कि मोल फ्रैक्शन ऑफ अल्कोहल in the round bottom flask, mole fraction बोलो, round bottom flask, it is decreasing, and mole fraction of water in the round bottom flask क्योंकि वो कंडेंसर से नहीं जा पा रहा है, it is increasing or not, क्योंकि सम तो 1 रखना है, एक कम हो रहा है दूसरे को इंक्रीज करना पड़ेगा कि नहीं। Yes ma'am. Now what was the basic principle in distillation, किसकी वजह से सेपरेशन हो रहा था, what was the principle, point में difference की वजह। yes, so there was difference in partial pressure of both the components, difference था ना, 50-50% थे, partial pressure of both the components, तो इस वजह से सेपरेशन हो पा रहा था, बट जैसे जैसे ये कम होता जाएगा, ये इंक्रीज करता जाएगा, तो थोड़ी देर बाद में ऐसा हो जाएगा कि पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए XA into PA naught, what is partial pressure of component B, XB into PB naught, so धीरे धीरे with time what is happening, who is more volatile, B was more volatile, so with time what is happening, this is decreasing, don't you think so? Yes. This is decreasing, and with time what is happening, this is increasing, can you say check it? Yes ma'am. ठीक है, तो पहले क्या था, इनिशियली क्या होता था जब हमने इक्वल कंपोनेंट में लिया था, तो PB was greater and PA was less, check it, इनिशियली तो हमने जब भी लिया था तो क्या हो रहा था, PA was lesser and PB was greater, देखो, ठीक है, बट धीरे धीरे जैसे जैसे मोल फ्रैक्शन बढ़ता जाएगा तो एक पॉइंट ऐसा भी तो आ सकता है जहां पर ये दोनों वैल्यूज इक्वल हो जाएं। यस मैम। तो अगर ये दोनों पार्शियल प्रेशर इक्वल हो गए, हमारा प्रिंसिपल क्या है डिस्टिलेशन का, डिफरेंस इन पार्शियल प्रेशर, तो क्या अब सेपरेशन हो पाएगा? नो मैम, नो सेपरेशन। जब दोनों का पार्शियल प्रेशर सेम हो गया, मतलब दोनों में सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी है, सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी मतलब सेम टाइप के वेपर्स,
सेम कंपोजिशन के वेपर, सपोजिंग यहाँ पे 60% वाटर है, ये 40% अल्कोहल है, दोनों का वेपर प्रेशर सेम हो गया है दोनों कंपोनेंट्स का, तो वेपर्स में भी तो ऐसे ही जाएंगे 60% वाटर एंड 40% अल्कोहल, वेपर्स भी तो इन्हीं के ही बनेंगे। यस मैम। ठीक है, अगर वेपर्स भी इन्हीं के बनेंगे तो यहाँ पर भी तो सेम कंपोजिशन मिलेगा। पहले तो एक का वेपर प्रेशर ज्यादा था तो वो ज्यादा कंडेंस हो रहा था, एक का वेपर प्रेशर कम था तो वो कम कंडेंस हो रहा था, तो इसलिए मेजर फ्रैक्शन ऑफ हायर वेपर प्रेशर वाला मिल रहा था। लेकिन दोनों का वेपर प्रेशर अगर इक्वल हो जाता है तो रिसीवर और राउंड बॉटम फ्लास्क में सेम कंपोजिशन मिलेगी या नहीं? Yes. Yes, सो ma'am. कैन यू से कि डिस्टिलेशन की वजह से सेपरेशन हो पाएगा? कैन सो दिस इज अ स्टेज, ये जो स्टेज होती है जहां पे फर्दर सेपरेशन इज नॉट पॉसिबल वाया डिस्टिलेशन, दिस इज अ स्टेज वेयर फर्दर सेपरेशन is not possible through simple distillation. Okay, through simple distillation. तो ये जो mixtures होते हैं जिनमें ऐसी conditions आ जाती है due to the similar vapor pressure through distillation, such a solution is called as azeotrophs. सुना था ये term? स्कूल में जिनके हुआ है उन्होंने तो सुना होगा ये चीज, azeotrophs. Have you heard of this? Come on, tell me. नहीं सुना था बेटा? Is it audible? मैम क्लासेस अटेंड नहीं की थी। अच्छा, अब तो समझेगा एजियोट्रोफ क्या होता है। Yes, ma'am. Constant boiling point mixtures are called as azeotrophs, जिनको हम लोग सेपरेट नहीं कर सकते। और क्यों नहीं कर सकते उसके पीछे का लॉजिक भी समझ में आया? यस मैम। Constant boiling point mixtures are called as azeotrophs. और ये आइडियल के साथ नहीं होता है, ये किसकी वजह से होता है? It happens only in non-ideal solution cases. Non-ideal solution cases. ठीक है, ये सिर्फ नॉन आइडियल की ही प्रॉपर्टी है, आइडियल ऐसा कुछ काम नहीं करता है, उनमें कोई दिक्कत नहीं होती है, वो आराम से सेपरेशन करते चले जाते हैं। यहाँ पे ड्यू टू अट्रैक्टिव फोर्सेस एंड रिपल्सिव फोर्सेस ये वाली प्रॉब्लम स्पेशली क्रिएट हो जाती है। ओके फाइन, डिड यू अंडरस्टैंड व्हाट इज एजियोट्रोप? जहां पर हम फर्दर सेपरेशन नहीं कर पाएंगे ड्यू टू डिस्टिलेशन। एनी डाउट टिल हियर? नो मैम। ठीक है, तो अब देखो ये जो एजियोट्रोप्स भी होते हैं ना वो दो तरीके के होते हैं। तो पहले मैं तुम्हें एजियोट्रोप की डेफिनेशन बोल देती हूँ। तो एजियोट्रोप्स आर बाइनरी मिक्सचर्स, और इसके ऊपर बहुत ज्यादा रिसर्च नहीं मारनी है, केमिकल इंजीनियरिंग करोगे ना वहां पे इसकी पूरी रिसर्च होती है। ठीक है, जितना है बस क्योंकि सिलेबस की रिक्वायरमेंट को देखते हुए हमें बस इतना पता होना चाहिए, इसलिए हम उतना ही कर रहे हैं। तो हैविंग the same composition both in liquid and vapor phase, and because of the same composition क्या होता है, उनका separation further नहीं हो पाता है। vapor phase and boil at, क्योंकि अब दोनों में ये है तो वो boil करते हैं at constant temperature, at constant temperature। तो इनको हम बोलते हैं एजियोट्रोप्स। और ये किसकी कंडीशन होती है? ये सिर्फ नॉन आइडियल की कंडीशन होती है। ठीक है, नाउ सपोजिंग आई प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कंपोनेंट ए एंड कंपोनेंट बी, एंड नीचे है मोल फ्रैक्शन, नीचे है मोल फ्रैक्शन। फाइन, सो किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा था? ए और बी में अभी हम जो कर रहे थे एग्जांपल, बी वाज मोर वोलेटाइल, बी वाज मोर वोलेटाइल, इसका मतलब है उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। यस मैम। और ए का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। ठीक है, टी ए। तो जब हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं तो क्या होगा, ये क्या होगा, ये प्योर ए हो गया और ये प्योर बी हो गया। ओके, तो जब हम बॉइलिंग की बात करते हैं तो जब हम इन दोनों लाइंस को ऐसे ज्वाइन करेंगे, इन दोनों पॉइंट्स को, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये लिक्विड फेज को रिप्रेजेंट कर रहा है। दिस ब्लैक लाइन इज रिप्रेजेंटिंग लिक्विड फेज। मतलब जैसे 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 हम ए का फ्रैक्शन कम करते जाएंगे, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द मिक्सचर विल डिक्रीज और नॉट?
Yes. Yes, ma'am. ठीक है, और जब वो B पे आ जाएगा तो बॉइलिंग पॉइंट कितना हो जाएगा, TB के बराबर हो जाएगा या नहीं? Yes, ma'am. ठीक है, अब ये वो टेम्परेचर है जहां पे उस पर्टिकुलर प्रेशर पे जो मिक्सचर है वो लिक्विड में एग्जिस्ट करेगा। अब इस टेम्परेचर को अगर तुमने बियॉन्ड इंक्रीज करा तो वो क्या हो जाएगा, कुछ पार्ट लिक्विड में रहेगा और कुछ पार्ट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Paper. Vapors. फिर हम और हीट करते गए और हीट करते गए तो देयर विल बी अ पॉइंट जहां पे वो पूरी तरीके से वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये Yes, ग्रीन ma'am. लाइन ये रिप्रेजेंट कर रही है जब वो पूरी तरीके से वेपर में कन्वर्ट हो चुका है। कैन यू फॉलो? Black line is the point where it will exist only as liquid. Then in middle there is a transition phase जहां liquid और vapor दोनों exist कर रहे हैं, and then it is a vapor phase. Can you follow this? Yes, ma'am. So this is again for which case? क्योंकि अभी तो हमने कोई deviation की बात नहीं करी, तो it is for which case? Ideal. Ideal. ठीक है मैम ये प्लीज एक बार फिर से बता दीजिए, मैं थोड़ा बेटा, नेटवर्क ये टेम्परेचर की रेंज रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इनिशियली जब टेम्परेचर लो होगा तो वो लिक्विड में एग्जिस्ट कर रहा होगा, लिक्विड में एग्जिस्ट करेगा, जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे वो लिक्विड से वेपर में जाएगा। यस मैम। ठीक है, ये मिक्सचर का है, ब्लैक लाइन जो मिक्सचर का है। अगर तुम किसी मोल फ्रैक्शन पे निकालना चाहते हो जैसे x इज इक्वल टू 0.5, तो जैसे जैसे a का कम करते जाओगे मिक्सचर में, बॉइलिंग पॉइंट भी तो कम होता जाएगा। यस मैम। और इस पॉइंट पर आकर के बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, TB के बराबर होगा या नहीं? यस मैम। TA represents boiling point of component A and TB represents boiling point of component B. Can you follow till here? यस मैम। ठीक है, अब जब हम बॉइलिंग करते हैं तो ऐसा तो नहीं होता ना लिक्विड से डायरेक्टली वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, कुछ तो टाइम के लिए हीटिंग करनी पड़ती है। यस मैम। ठीक है, मतलब अगर प्योर होगा तो क्या होगा, 100 डिग्री सेल्सियस पे डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे प्योर होगा अल्कोहल तो 70 डिग्री सेल्सियस पे जल्दी कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन मिक्सचर अगर होगा तो धीरे 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 कन्वर्ट होगा इनटू वेपर। यस मैम। ये वाला तो जल्दी कन्वर्ट हो जाएगा जिसका लोअर बॉइलिंग पॉइंट है, लेकिन हायर बॉइलिंग पॉइंट वाला तो थोड़ा टाइम लेगा। So see Yes, over ma'am. here, when you take a mixture, is the boiling point constant? No, it is having a range. At a Yes, mixture, जब भी हम mixture लेते हैं, boiling point is not constant. It is having a range. Pure में constant होता है, but it is not constant when you have a mixture. Can you see this? यस मैम। It has a range of boiling point. क्यों रेंज ऑफ बॉइलिंग पॉइंट होता है? क्योंकि दोनों का वेपर प्रेशर डिफरेंट होता है, दोनों की डिफरेंट एनर्जीज होती है, हम इक्वेट करनी पड़ती है। दोनों कंपोनेंट्स के वेपर प्रेशर डिफरेंस होते हैं ना, यस मैम। बिकॉज ऑफ डिफरेंट वेपर प्रेशर। ठीक है, अब एजियोट्रोप क्या होता है बोलो? हम डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट्स ऑलमोस्ट जीरो होता है। Yes, so that's why they are also called as constant boiling point mixtures. Constant, वैसे तो मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट नहीं होता ना, यस मैम नहीं होता। हाँ, बट एजियोट्रोपिक सॉल्यूशन का कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन बनता है। ठीक है, क्यों बनता है? बिकॉज उनका कंपोजिशन सेम हो जाता है। ओके, तो अब इनका ग्राफ बनाना होगा, तो हम कैसे बनाएंगे वो देखते हैं। तो देखो हमारे पास दो तरीके के एजियोट्रोप्स होते हैं। एक होता है मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रोप। व्हाट डू यू मीन बाय मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रोप? ओके, इसका मतलब होता है कि जो जब ये एजियोट्रोपिक कंडीशन पे पहुंचेगा उस टाइम पर जो बॉइलिंग पॉइंट आएगा, दैट बॉइलिंग पॉइंट विल बी लोअर देन TB एंड TA, दोनों से लो हो जाएगा। मतलब कंपोनेंट A और B के बॉइलिंग पॉइंट दोनों से लो हो जाएगा। ठीक है, और ये किसके साथ क्रिएट होता है? ये क्रिएट होता है मिनिमम, मतलब लोअर वाला उल्टा चलना है। जो हमें पॉजिटिव डेविएशन देते हैं ना, वो मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रोप बनाते हैं। दे गिव यू मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रोप। फिर से यही चीज है, पेन एंड पेपर पे तुम नहीं बता सकते कौन सा मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रोप है, कौन सा मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रोप है। तो इसके लिए फिर से हमारी डिपेंडेंसी किसके ऊपर आती है? कहाँ से पढ़ने हैं, कहाँ से पढ़ने हैं बेटा? NCERT। यस, अपनी स्कूल बुक में जो एग्जांपल्स दिए हैं सिर्फ वहां पर ही करना है। तो यहाँ बोलो, अब बोलो मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट का क्या मतलब होगा, अपने आप से डिकोड करो। नेगेटिव डेविएशन। यस, नेगेटिव डेविएशन। और ये कब जनरेट होगा? मतलब जब एजियोट्रोपिक कंडीशन आएगी, Boiling point is higher than TB and बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द मिक्सचर विल बिकम हायर देन बोथ TB एंड
TA, and this is generated when you have a negative deviation from Boyle's law. देखो ये कर्व कैसा आता है, इनका कर्व कैसा आता है, इस तरीके का है. सपोजिंग कुछ भी कर लेते हैं, हमने किया था TB बड़ा है, सॉरी TA बड़ा था एंड TB छोटा है, तो आइडियल बनाएंगे तो क्या होता है, नीचे ही आएगा, ऐसे आएगा. बट यहाँ पर मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट आइसोटोप बनाना है, इसका मतलब है पहले तो ऐसे रहेगा, फिर एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे ये दोनों कर्व्स मर्ज हो जाएंगे और फिर ऐसे बनेगा. मतलब ये लिक्विड रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वेपर रिप्रेजेंट कर रहा है, और यहाँ देखो लिक्विड और वेपर का सेम कंपोजिशन हो गया इस पॉइंट पर. यस. तो इस पॉइंट पर सेपरेशन पॉसिबल है? नो मैम. नहीं पॉसिबल है. दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट आइसोटोप. कैन यू फॉलो? Boiling point of the mixture will become lower than everything. And similarly, if I do over here TA, ये TB है, सॉरी ये TB है, तो मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या हो जाएगा, कुछ इस तरीके से. उसका जो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द मिक्सचर होगा वो दोनों के बॉइलिंग पॉइंट से ऊपर चला जाएगा आइसोट्रोपिक पोजीशन पे. ओके ठीक है. ये मतलब केमिकल इंजीनियरिंग वगैरह में जहाँ पर हमें पेपर इंडस्ट्री, क्रूड ऑयल का डिस्टिलेशन वहां पे करना होता है ना, तो एक पॉइंट आता है, देखो क्रूड ऑयल भी डिस्टिलेशन से ही सेपरेट होता है ना, यू नो दिस थिंग. Yes, ma'am. ठीक है, तो डिस्टिलेशन ही लगाना है वहां पे. लेकिन प्रॉब्लम क्या आती है, वहां पर भी यही होता है, जैसे अब पेट्रोल और डीजल का कर रहे हैं, एक पॉइंट ऐसा आएगा जब दोनों का पेपर प्रेशर सेम आ जाएगा. वेपर प्रेशर सेम आने का मतलब क्या हो गया, फिर से हम उसका फर्दर सेपरेशन नहीं कर पाएंगे. तो तब हम लोग सिंपल डिस्टिलेशन ना कर करके हम उसमें कोई फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, नहीं फ्रैक्शनल से भी नहीं होता फिर वो. फिर हम क्या करते हैं, हम उसमें कोई इनर्ट गैस डालते हैं. मतलब ये सब आगे की चीजें हैं जो तुम इंजीनियरिंग में करोगे. हम कोई इनर्ट गैस डालते हैं, तो इनर्ट गैस डालने से क्या होगा, इन सबके वेपर मोल फ्रैक्शन डिफर कर जाएगा. मोल फ्रैक्शन डिफर करने का मतलब है वेपर प्रेशर डिफर करेगा या नहीं. Yes, ma'am. तो फिर वेपर प्रेशर डिफर होते ही क्या हो जाएगा, सेपरेशन पॉसिबल हो जाएगा. बट ये सब चीजें अपने को नहीं करनी है. कुछ बुक्स जस्ट कह सकते हो पेजेस बढ़ाने के लिए, कंटेंट दिखाने के लिए ये सब लिखेंगी, लेकिन तुम्हें नहीं जाना है. ये मैक्सिमम लिमिट है जो मैंने करा दिया, इसके ऊपर नहीं. तुमसे ये ग्राफ से इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स नहीं पूछे जाते हैं. पूछे जाते हैं जब हम केमिकल इंजीनियरिंग में करते हैं. ओके तब इसका पूरा डिटेल में होता है. इनफैक्ट हमें ही लैब में जाकर के बनाने पड़ते हैं. कैन यू गेट इट? Yes, ma'am. तुम्हारे Yes, ma'am. रिक्वायरमेंट बस इतना है. हो सकता है क्योंकि मैंने कुछ बुक्स में देखा है उन्होंने बड़ा डिटेल में कर रखा है, हो सकता है उनमें से कोई केमिकल इंजीनियरिंग का स्टूडेंट रहा होगा, बड़ा डिटेल में लिख रखा है. तुम्हें नहीं करना है. ओके यू कैन चेक पास्ट ईयर पेपर्स, यू कैन सी द लिमिट ऑफ क्वेश्चंस दे हैव आस्क्ड. मतलब ये पॉजिटिव, ये मैक्सिमम और मिनिमम भी बताना लिमिट के बाहर की बात थी, लेकिन सीइंग द एडवांस सिनेरियो हो सकता है वो थोड़ा सा लिमिट के बाहर चले जाए, बट लेट देम रीच दिस लिमिट फर्स्ट, देन यू प्रोसीड फर्दर. ओके तो ये क्यों बताना पड़ा, इसका रीजन बताते हैं. अभी जब तुम पी ब्लॉक पढ़ोगे तो उसमें आएगा ग्रुप 15. ग्रुप 15 में आएगा नाइट्रोजन एंड इट्स एलिमेंट्स. नाइट्रोजन एंड एलिमेंट्स में मैन्युफैक्चर ऑफ HNO3 आएगा, क्योंकि HNO3 का मैन्युफैक्चर इसलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि उससे फर्टिलाइजर बनता है, अमोनिया बनता है, एक्सप्लोजिव्स बनते हैं. तो HNO3 क्या करता है, वो जब हम मैन्युफैक्चर करने बैठते हैं तो इट क्रिएट्स, जब ये कंपोजिशन अचीव हो जाती है, इट क्रिएट्स अ मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट आइसोटोप वाटर बाय मास. तो यहाँ पर एक आइसोटोप क्रिएट हो जाता है, जो शायद वहां पर बुक्स में भी लिखा है कि इट क्रिएट्स एन आइसोटोप. तो जब तुम IOC पढ़ रहे होगे और ये लाइन आएगी, सॉल्यूशंस में तुमने आइसोटोप कर रखा है, तो तुम अब इसको समझ पाओगे वहां पे. Yes, ma'am. ठीक है. और इसके लिए अपने को क्या करना है, यू नो इथाइल अल्कोहल होता है, मतलब हम उसको केन शुगर के फर्मेंटेशन से प्रोड्यूस करते हैं. फिर डिस्टिलरीज होती हैं, डिस्टिलरीज क्या करती है, उसमें से वाटर को बाहर निकाल देती है, क्योंकि फर्मेंटेशन की रिएक्शन में तुमने देखा होगा कि वाटर भी बनेगा. बायो में पढ़ा होगा ना 9th-10th में थोड़ा बहुत. हाँ बस याद तो नहीं रहता है. अच्छा ठीक है. वाटर भी प्रोड्यूस होता है, मतलब जनरली हमारी जितनी भी बायोलॉजिकल प्रोसेसेस हैं उनमें वाटर भी प्रोड्यूस होता है. तो वाटर को कम करना है और अल्कोहल का कंटेंट ज्यादा करना है, तो हम फिर से डिस्टिलेशन करते हैं. अब डिस्टिलेशन करते टाइम सपोजिंग अगर तुम्हें प्योर
अल्कोहल चाहिए जिसको हम एब्सोल्यूट अल्कोहल बोलते हैं, वो पॉसिबली तुमको डिस्टिलेशन से नहीं मिलेगा, क्योंकि जब हमारा 94% इथेनॉल पहुंच जाता है एंड जो भी है तुम्हारा कितना बच रहा है 5.5% वाटर बच जाता है, देन अगेन इट क्रिएट्स एन एज़ोट्रोप। ठीक है, तो अगर किसी इंडस्ट्री में, वैसे तो हम लोग इतना दिमाग नहीं लगाते हैं, हम लोग 94.5% मतलब इस अल्कोहल से इंडस्ट्री वाले काम कर लेते हैं, लेकिन अगर सपोजिंग कोई ऐसा चीज है जिसमें एक ड्रॉप ऑफ वाटर कैन ऑल्सो एक्सप्लोड, तो हमें एग्जैक्टली 100% प्योर जब अल्कोहल चाहिए होता है, तब हम ये एज़ोट्रोपिक पॉइंट को ब्रेक करते हैं बाय एडिंग एन इनर्ट गैस एंड वी डू फर्दर डिस्टिलेशन। ठीक है, तो जो कमर्शियल अल्कोहल बिकता है ना, वो इतने ही परसेंटेज का होता है, इससे ऊपर लेना है तो बहुत कॉस्टली पड़ता है, बिकॉज वो एक और स्टेप इन्वॉल्व कर देता है। कैन यू फॉलो नाउ? Yes, ma'am. ठीक है, तो ये सब तुम्हारी स्टोरीज हो गई रावर्ट्स लॉ से रिलेटेड, जो कि मतलब तुम्हें करना है। ठीक है, सो अब तुम्हारा होमवर्क क्या होगा? टेल मी योरसेल्फ, बोलते जाओ अपने आप से। पढ़नी है। First thing, yes, you will read from your school book. Just read it, see that you get any kind of problems and all. Then फिर से वही रावर्ट्स लॉ से रिलेटेड मतलब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज भी पढ़ लेना। ठीक है, क्योंकि हम नेक्स्ट टाइम करने ही वाले हैं, तो जस्ट रीडिंग दे लो, बहुत इजी चैप्टर है। ओके, बहुत इजी चैप्टर है, और ये इसलिए भी रीडिंग करने को बोल रहे हैं क्योंकि बहुत सारी चीजें जो मैंने तुमको अभी समझाई हैं, जो बुक्स में ना, बुक्स में कैसे वो लिखेंगे, उतना लिटरेचर कैसे लिखेंगे, तो उसमें एक्सप्लेनेशन बहुत कम है, सिर्फ डायग्राम दे दिया उन्होंने, एक्सप्लेनेशन तुम्हें कम दिखेगा, बट अब तुम उसको पढ़ोगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। ओके, पहले तुम्हें देख के डर लग रहा होगा, बट अभी समझेगा। देन उसके बाद में वही है कि जो भी इन बिटवीन सॉल्व एग्जांपल्स दिए हुए हैं रावर्ट्स लॉ से रिलेटेड एंड बैक एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है वो फिनिश करोगे फ्रॉम द स्कूल बुक। ओके, सो रावर्ट्स लॉ तक फाइन। अब उसके बाद में क्या करना है, जो तुम्हारी जो भी कोई हेल्प बुक है ना जिसमें बोर्ड क्वेश्चंस आए कि कौन कौन सी डेफिनेशंस आती हैं, जैसे एज़ोट्रोप की डेफिनेशन आती है, रावर्ट्स लॉ का स्टेटमेंट आता है, नेगेटिव लॉ के क्वेश्चंस कैसे आते हैं, तो वो एक बारी जस्ट ब्रीफ आउट मतलब देख लो कि कैसे करना है और क्या, क्योंकि बोर्ड में भी तो मार्क्स लाना जरूरी है अभी के सिनेरियो के हिसाब से। देन द फोर्थ थिंग यू आर गोइंग टू डू, एक्सरसाइज 1 जो तुम्हें दी हुई है बुक में, जो तुम्हारा मॉड्यूल मिला है, उसमें टॉपिक वाइज क्वेश्चंस है ना, इट हैज क्वेश्चंस टॉपिक वाइज मॉड्यूल में। जो बेटा बुकलेट यहाँ से मिली है पीडीएफ में अभी तुमको, उसमें रावर्ट्स लॉ के क्वेश्चन टॉपिक वाइज है ना? Yes, ma'am. तो वो क्वेश्चंस करने हैं तुमको, ठीक है, जितने हैं वो करने हैं। देन फिफ्थ थिंग, पास्ट ईयर पेपर्स, कुछ भी चीज बाद के लिए मत छोड़ो, अभी कर लो। जैसे अभी तुम कर रहे हो ना 11th का कर रहे हो, तो उसी टाइम करते तो हम लोग उसी टाइम हमारे डाउट क्लियर हो जाते। तो अगर टाइम बचता है तो पास्ट ईयर पेपर उठाओ, उनमें जहां जहां पे कहीं सॉलिड पड़ा है या फिर मतलब जितने भी तुम्हें लगता है रावर्ट्स लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन है, जहां जहां वॉलेटाइल, दो वेपर प्रेशर दिए हो, इस टाइप के जो क्वेश्चंस हो, उनको ट्राई करो सॉल्व करने की। ठीक है, तो क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस विल बी वेरी लेस इन दिस एक्सरसाइज आल्सो एंड इन दिस एक्सरसाइज आल्सो, सो यू कैन इजीली फिनिश इट आउट। ओके, तो हमारा एक कह सकते हो बर्डन कम हो जाएगा ऑटोमेटिकली जब हम इसको फिनिश करके बैठे रहेंगे। ओके नाउ? यस ठीक है, इतना तुम्हें नेक्स्ट क्लास तक में करके रखना है, साइमल्टेनियसली कर लो, बाद के लिए मत छोड़ो। ओके, अच्छा, क्योंकि क्वेश्चन ज्यादा नहीं मिलेंगे तुमको अभी, क्योंकि मैंने बताया इसका 30% वेटेज है, 60 to 70% कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का वेटेज है जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करते हैं। फाइन। अच्छा, अभी मैंने तुमको बोला था कंसंट्रेशन टर्म्स के डाउट्स क्वेश्चंस करने को, और उसमें अगर डाउट आता है तो पूछने के लिए। तो एक डाउट आया है, देयर इज मास ऑफ यूरिया like NH2CO NH2 required to make 2.5 kg of 0.25 molar solution। करो जरा, कम ऑन। मोलल का मतलब क्या होता है बेटा? मोलालिटी। मोलालिटी, व्हाट इज द फॉर्मूला टू फाइंड मोलालिटी? वेट ऑफ यूरिया, एंड ये किस में होना चाहिए? ग्राम्स में, अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ यूरिया विच इज 60, 2.5 kg
बस इसको सॉल्व करो, तुम्हें मिल जाएगा, बिकॉज मोलालिटी का फॉर्मूला क्या होता है? moles of the Moles solute upon upon the mass of solvent. Mass of solvent. सॉल्वेंट इन केजी। तो इसमें तो सब कुछ ही दिया हुआ है, ठीक है। किसका डाउट था? अभी क्लियर हो गया? Yes, ma'am. अच्छा Ma'am, I've also अभी given. हाँ बोलो। Ma'am, I've also gotten other questions. That one I'm having more doubts. अच्छा ओके, आई थॉट यू गेव मी 2 ना, सो इसलिए। और किसका था? विशेष तुम्हारा डाउट था, वो तुम्हारे बहुत सारे इक्विलिब्रियम के क्वेश्चंस हैं। आर यू देयर? आर यू कनेक्टेड? विनायक। हाँ विनायक, सॉरी विनायक। तो तुम अगर तुम्हारा ऐसा कोई क्वेश्चन है, 1 या 2 पर क्लास में भी पूछोगे? मैम एक था बस शायद। हाँ एक तो सॉल्व कर सकते हो, तो सेंड इट नाउ, ठीक है। 1 या 2, अगर बहुत ज्यादा है तो फिर थोड़ा सा डाउट क्लास हमें जरूरत पड़ेगा। अगर 1 और 2 है तो वी कैन मैम आते हैं तो मैं बता दूंगा सर से, है ना? डाउट क्लास। हाँ, so now see this 220 this much of ethylene glycol, that is what C2H6O2 is dissolved in 200 grams of water. I think ये NCERT के questions हैं, print से लग रहा है। Yes, So ma'am. Yes, ma'am. calculate the molality of the solution. Molality of the solution. तो molality तो हम लोग निकाल सकते हैं ना? It will be how much? 2.6 divided by the molecular weight, and because it is 200 grams of water, because it is in gram, to convert it into kg. Can you convert it like this? Yes, ma'am. मोलालिटी निकालने के बाद, मोलारिटी निकालने के लिए मैंने तुमको एक तरीका सिखाया था कि assume the denominator to be 1. Yes, ma'am. तो मोलारिटी का डिनोमिनेटर क्या होता है? Volume of solution in liters. Yes, volume of the solution. Assume it is 1 liter. Okay, can we do it like this? Yes, ma'am. ठीक है, या फिर एक और तरीके से कर सकते हो। देखो, मोलारिटी निकालने के लिए अपने को क्या चाहिए? मोल्स ऑफ सॉल्यूट। डू यू नो द मोल्स ऑफ सॉल्यूट? वो निकाल सकते हो या पता है? Yes. वो yes, एंड ma'am. देन व्हाट डू यू नीड? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन व्हाट? Liters. लीटर्स। सो व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन? यहाँ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन का तो कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, बट डू वी नो द मास ऑफ सॉल्यूशन? हम वो mass divided by यस, density से. मास ऑफ द सॉल्यूशन कितना हो जाएगा? 2.6 प्लस 200 वेट ऑफ सॉल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट। टेल मी। Yes, ma'am. तो वॉल्यूम Yes, क्या ma'am. हो जाएगा? मास अपॉन डेंसिटी। क्वेश्चन में तुमको Yes, दिया ma'am. हुआ है ना, डेंसिटी दिया हुआ है ना। Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब सॉल्व It's कर given. पाओगे? इट विल बी 422.6 डिवाइडेड बाय डेंसिटी। अब क्योंकि मास ग्राम्स में है और डेंसिटी ग्राम्स पर ml में, तो वॉल्यूम किस में आएगी? Milliliters. ml। मिलीलीटर्स में आएगी। तो जब हम वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लिखेंगे इन हम ml, इसको divided इसको 1000 करना yes. पड़ता अब पूरा कैलकुलेशन तुम समझ के कर सकते हो, Yes, ma'am. Yes, ma'am. Got ठीक it. है। इफ यू आर नॉट स्टिल एबल टू डू, देन यू कैन जस्ट टेल मी, ओके। Okay, ma'am. चलो अब हम लोग ये वाले भी, इफ यू फील लाइक यू कैन जस्ट वेट एंड डू दिस क्वेश्चन, बिकॉज तुम्हारे को हेल्प हो जाएगी, थोड़ा रिविजन भी हो जाएगा 11th के लिए। सो सी, देयर इज अ आयरन पीस and it gains 10% of its weight due to rusting. Okay, what is the percentage of total iron that has rusted? Percentage of total iron rusted. Okay, so see, Fe को जब rusting कराओगे तो किस में convert होता है? वो Fe2O3। Fe2O3 में convert होता है। Now see, परसेंटेज बोला गया है, तो हम क्या अज्यूम कर लें? लेट देयर बी 100 grams of iron, ठीक है। तो उसका वेट 10% इंक्रीज कर रहा है, दैट मींस व्हाट विल बी द वेट ऑफ आयरन आफ्टर रस्टिंग? 110. अब देखो, इसको मतलब बैलेंस भी कर लो, तो ये हो जाएगा 2Fe, एंड कैन आई राइट लाइक दिस 3/2O2? चेक इट, Yes, ma'am. चेक इट, Yes, ठीक है। अब तुम्हें खुद पता है कि अगर हमने 100 ग्राम्स लिया तो 110 ग्राम बन रहा है, तो दे आर सेइंग इट इज पार्शियल रस्टिंग, मतलब 100 का 100 पूरा रस्टिंग के लिए नहीं गया है, कुछ ही पार्ट रस्टिंग के लिए गया है। कैन यू फॉलो दिस?
Yes, ma'am. Yes, ma'am. So supposing I assume that out of this only X% is rested. Okay, so X% is rested. Can I assume like this? Yes, Can I ma'am. assume? Yes, ma'am. So 100 minus X grams तो ऐसे ही रह जाएगा ना? Yes, ma'am. That will be Yes, ma'am. non-rest. 110 plus ठीक है, X हो जाएगा. और अब देखो अगर X grams रेस्ट कर रहा है तो how much amount of Fe2O3 should be formed? That's what we will do it. So अगर मतलब इसको ऐसे मोल कॉन्सेप्ट लगा दो तुम अब सीधे सीधे. by So 2 how to do? आएगा और Yes, moles of iron divided by coefficient जो कि है 2 will be equal to moles of Fe2O3 divided by its coefficient, that is 1. We'll write like this. yes ma'am तो कितना moles है इसका? X Yes, by ma'am. 56 divided by By this by is 2 is equal to to moles of this, moles of Fe2O3 divided by 1. Fine. Can you do this thing? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Moles of Fe2O3 से तुम weight of Fe2O3 निकाल सकते हो, moles into molecular weight Yes, ma'am. and that should be 10 grams. 10 grams होना चाहिए ना, क्योंकि weight x grams जो convert हो रहे हैं वो कितने में convert हो रहे हैं? Yes, ma'am. 10 होना चाहिए. ठीक है, तो इनिशियल वेट क्या था? इनिशियल वेट था हमारा x ग्राम रस्टेड आयरन का और 100 माइनस x ग्राम्स अनरस्टेड आयरन का. कैन यू फॉलो नाउ? कैन यू फॉलो इट? Yes, ma'am. Yes. और फाइनल वेट क्या होगा? फाइनल वेट क्या होगा? वेट ऑफ Fe2O3, क्योंकि ये तो बचेगा ही नहीं ना, ये तो इसमें कन्वर्ट हो जाएगा रस्टेड वाला, प्लस ये जो अनरस्टेड है उतना वेट तो पूरा पूरा बचेगा. कैन यू गेट द डिफरेंस? Yes, ma'am. ठीक है, नाउ दे आर आस्किंग यू परसेंटेज ऑफ वेट रस्टेड. तो परसेंटेज ऑफ वेट रस्टेड कैसे निकालोगे? वो x की वैल्यू हो जाएगी कि नहीं? Yes. That will be value of x or not? Yes, ma'am. ठीक है, तो इनिशियल वेट था हमारा, तो ये वाला जो वेट है और ये वाला जो वेट है वो सेम रहेगा 10% का इंक्रीज के साथ में. Percentage rusted will be how much? X% or not? बोलो. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, सो यहाँ पर ये फाइनल वेट कितना हो गया हमारा? 110. ठीक है, यहाँ पर x की वैल्यू आएगी, तो कैन यू सॉल्व दिस इक्वेशन फॉर x? कैन यू सॉल्व फॉर x? Yes, ma'am. So if you'll get the value, you will get percentage rusted or not? Yes, ma'am. फिर से समझाऊं? आई थिंक तुम्हारा एक्सप्रेशन बहुत अच्छा नहीं आ रहा है. No, ma'am. समझ आ गया. आ गया? पार्शियल है तो पूरा नहीं करना है, उसमें से कुछ ही वेट करेगा. ठीक है, then there is another one also. Okay, so see this, ये अच्छा क्वेश्चन था वैसे. 1 mole of A reacts with half mole of B. Okay, B2, sorry, and the reaction is A plus B2 by 2 is giving us AB. Okay, and 100 kilocalories of energy was liberated. बेटा थोड़ा सा क्वेश्चन कट गया है. एंड व्हेन डैश मोल ऑफ ए, क्या लिखा हुआ है? प्लीज चेक करो जरा, क्वेश्चन में थोड़ा सा कट गया है पिक्चर में. हम 1 है 1. एंड देन दे आर सेइंग, ये तो केस 1 हो गया, सपोजिंग केस 1. ठीक है, फिर केस 2 में वो बोल रहे हैं कि अगेन आई एम रिएक्टिंग 1 मोल ऑफ ए विथ हाउ मच? 2 मोल्स ऑफ बी. ओके, and the reaction is A plus 2B2 gives you AB4. तो हमारे पास कितनी एनर्जी आ रही है? 200 किलो कैलोरीज. ओके, when 1 mole of A is completely reacted, again then there is again 1 mole of A with excess of B. ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है. excess of B2, सॉरी ये भी B2 था पहले भी. A plus B2 to form AB.
अच्छा दोनों बन रहे हैं, ठीक है। इसमें A प्लस B2 दोनों रिएक्ट कर रहे हैं और हमारे पास AB भी बन रहा है और AB4 भी बन रहा है। दैट मीन्स दिस विल बी 2 एंड दिस विल बिकम 5/2। ओके, सो क्या होता है 140 किलो कैलोरीज जो है एनर्जी इज लिबरेटेड। ओके, सो व्हाट डू यू नीड टू कैलकुलेट द मोल्स ऑफ B2 यूज्ड। कैलकुलेट द मोल्स ऑफ B2 यूज्ड। किस केस में पूछा है? सेकंड केस में पूछा है इस वाले के लिए। सो दैट इज यू हैव टू कैलकुलेट मोल्स ऑफ B2 यूज्ड। अच्छा ये वाला अमाउंट निकालना है। ओके फाइन, चलो देखो व्हाट इज हैपनिंग इन दिस प्रोसेस। सो सी यहाँ पर जो ये 100 किलो कैलोरीज है वो किसकी वजह से मिलेगी? थोड़ा सा थर्मोडायनेमिक्स लगाना पड़ेगा। तो यहाँ देखो क्या क्या प्रोसेसेस हो रहे हैं। सी व्हाट प्रोसेसेस आर हैपनिंग, what are the processes which are taking place? बोलो, हम लोग क्या करते हैं? 1 mole of B, half mole of B2 bond तोड़ रहे हैं। See what is happening, how will AB be formed? पहले अपने को B2 तोड़ना पड़ेगा या नहीं तोड़ना पड़ेगा? Yes, ma'am. केस 1 में हमें B2 तोड़ना पड़ेगा। कितना B2 तोड़ना पड़ेगा? half mole. So can I say this is half times bond energy of B2? Tell me. Yes, ma'am. और ये बॉन्ड तोड़ना है विच टाइप ऑफ प्रोसेस, एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक? Endothermic. एंडोथर्मिक। दैट मींस द प्रोसेस विल बी पॉजिटिव। ये जो बॉन्ड एंथैल्पी है Yes, ma'am. Delta पॉजिटिव is साइन के positive. साथ आएगी, ठीक है। फिर AB बॉन्ड बन रहा है, तो बॉन्ड जब बनता है तो एनर्जी क्या होती है? जब बॉन्ड बनता Released. है तो एनर्जी क्या होती है? Release हो रही होती है। रिलीज हो रही होती है। याद आया कि तो कितने बॉन्ड्स बन रहे हैं बिटवीन AB? 1. 1. So this will be released. So it will be this of AB. Can you get it? तुमने याद होगा हम लोग बॉन्ड एनर्जी के लिए लिखते थे वैसे हम लोग सारी एंथैल्पीज के लिए लिखते थे, फॉर्मेशन के लिए लिखते थे क्या? प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। लेकिन कंबशन और बॉन्ड एनर्जी के लिए लिखते थे रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। Reactant minus product. हम साइन Can you ऑपोजिट recall? Yes ma'am. Yes, ma'am. ठीक है। सो नाउ दिस इज लिबरेटेड, मतलब लिबरेटेड मतलब दिस इज -100। कैन यू फॉलो दिस? Yes ma'am. Yes, देन ma'am. अगेन केस 2 में बताओ क्या हो रहा है? केस 2 में क्या हो रहा होगा? केस 2 में फिर से 2 moles ऑफ दिस इज बीइंग गेटिंग, सॉरी आ गया, हाँ 2 moles ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ B2 और कितना बन रहा है? 4 times बॉन्ड एनर्जी ऑफ AB। कैन यू डू इट? Yes, ma'am. And this is how much is liberated? -200. So ये देखो Ma'am, इसको 4 times bond energy of AB 4 है इस वजह से। yes, क्योंकि Right? A ऐसे होगा ना CH4 की तरह से, कार्बन is surrounded yes, by 4, तो how many bonds are formed? 4 bonds तो 4. बने होंगे ना? Can you follow now? Yes, ma'am. So, ठीक है। yes, So ma'am. now see this is minus, so अब तुम क्या कर सकते हो? इसको तुम ऐसे बोल सकते हो x, इसको बोल सकते हो y। तुम्हारे पास दो इक्वेशन आ गई, x minus 2y is equal to -200 and you can say 2x या फिर इसको 2 से डिवाइड कर दो। So again you have x minus 2y, एक मिनट, ही गड़बड़ क्यों आ रहा है? 2x minus 4y, 2x minus 4y is equal to -200। तो अब इसमें से ये दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके हम x एंड y की वैल्यूज निकाल सकते हैं। Yes, ma'am. Let it write it like this only. -y is equal to -1. So you can solve for xy, x and y. Can you solve for x and y? Yes, ma'am. ठीक है। अब जब तुम सॉल्व कर लोगे तो तुम्हें बॉन्ड एनर्जी ऑफ B2 पता चल जाएगी और बॉन्ड एनर्जी ऑफ AB पता चल जाएगी कि नहीं पता चल जाएगी? Yes, Tell me. अब ये वाले केस पे आओ, केस 3 पे आओ। तो केस 3 में क्या क्या हो रहा होगा? केस 3 में क्या होगा? 5/2 moles, 5/2 दोनों टाइम्स processes ऑफ साथ। x लिखना पड़ेगा। Yes, ma'am. ठीक है, ये तो इतने बॉन्ड्स तोड़ने पड़ेंगे और कितने बॉन्ड्स बनाने पड़ेंगे? कितने बॉन्ड्स बनाने पड़ेंगे? 5.
यस 5 bonds plus 5 times of y is equal to कितना हो जाएगा? माइनस नहीं होगा बीच में? हाँ सॉरी माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब तुम खुद ही देख लो, जब तुम्हें x और y की वैल्यूज पता होंगी और टोटल तुम्हें इतनी एनर्जी इवॉल्व हो रही है 140 किलो जूल, मतलब जो a और b हैं दे विल बी प्रेजेंट इन द रेशियो ऑफ 2:5/2। यस मैम। तभी तो हमारे पास इतना बनेगा। ओके, सो नाउ सी योरसेल्फ, अगर इसको हम 1 मोल लेते हैं तो अपने आप से बता दो ये कितना चाहिए होगा अपने को। A and B has to be present in this ratio, तो अगर 1 मोल लेते हैं तो ये कितना चाहिए होगा? 2 मोल्स के लिए 2.5 मोल चाहिए होता है B2। 5/4। यस, तो अब चेक कर पाओगे आंसर? यस मैम। ठीक है, और उसको वेरीफाई करने के लिए 5/4 एंड देन यू नीड टू मल्टीप्लाई इट बाय 10, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है ना मल्टीप्लाइड बाय 10। यस मैम। ठीक है, तो मैं ये क्या कर रही हूँ, ये दोनों क्वेश्चन जो मैंने क्लास में डिस्कस किए हैं आई एम सेंडिंग इट ऑन द ग्रुप ऑल्सो, अदर पीपल ऑल्सो, बिकॉज अच्छे क्वेश्चन है तो सब लोगों को एक बार ही कर लेने चाहिए, थोड़ा लीक से हटके क्वेश्चन है। तो एवरीवन ट्राई इट आउट, एंड होमवर्क तो मैंने तुम्हें बता दिया क्या करना है। फाइन, यस ओके, बट ये Yes, ये चैप्टर को ना बिल्कुल निग्लेक्ट नहीं करना, साइमल्टेनियसली